रिवोल्यूशनरी एक्ट, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी श्रद्धानंद। काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ? 13 अप्रैल 1919। कौन सी सेना का रेजिमेंट गया था? सेना का कमांडर था ऑर्डर। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ। पूरे भारत का हंटर कमीशन में कितने सदस्य? कितने सदस्य थे? कोई भारतीय कितने थे? 3। हंटर कमीशन ने इस घटना को क्या कर दिया? सही कर दिया। हंटर कमीशन के हिसाब से 389 के आसपास लोग मरे थे, जबकि हकीकत में 1600 लोग मरे। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। उधम सिंह ने ओ डायर को कब मार दिया? 1940। यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद आपको होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाते हैं। होम रूल क्या था? होम रूल, होम रूल देखिए, आयरलैंड एक जगह है, ब्रिटेन के पास में आयरलैंड है। आयरलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन ब्रिटेन जो है वो आयरलैंड में एक विशेष सुविधा देता था। कहता था कि भाई आयरलैंड में ब्रिटेन की आपके आंतरिक मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मतलब आप अंदर अपना शासन कीजिए। जैसे मुखिया में देखिएगा तो केंद्र सरकार से किससे प्रेरित था? आयरलैंड। होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यह 2 चरणों में हुआ होम रूल आंदोलन। पहला चरण की शुरुआत अप्रैल 1916 में हुआ, अप्रैल 1916, और दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में हुआ। दूसरे चरण की शुरुआत सितंबर 1916 में। पहले चरण की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने किया। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने कहा कि हमारे घर में हमारा शासन होना चाहिए। और इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये तो सबको पता होगा। आगे बढ़े। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक बहुत गर्म दल के व्यक्ति थे। इन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव चलाया था। एक इतिहासकार था जिसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन डे के नाम पे याद रखेंगे, वैलेंटाइन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूं। इन्हें किसने बोल दिया? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, ये इतिहासकार था सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या कहा? इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। इंडियन अर्नेस्ट, इंडियन अर्नेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ गलती कर दिया। इन्होंने इस वैलेंटाइन सिरोल पर केस करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए, लंदन चले गए केस करने के लिए। अब भैया आप लंदन चलेंगे, इंग्लैंड चले गए थे, तो इंग्लैंड चले जाएंगे, लंदन, और यहाँ आपका आंदोलन सफल होगा? नहीं होगा। 1918 आते आते धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो गया? स्वतः समाप्त हो गया। बाल गंगाधर तिलक का आंदोलन ज्यादा क्षेत्र तक में भी नहीं फैला था। इनका मुख्य क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र था। कहाँ था? महाराष्ट्र, क्योंकि ये खुद ही कहाँ के थे? महाराष्ट्र। लेकिन एनी बेसेंट ने दूसरे चरण में इसको चालू किया। एनी बेसेंट इन्होंने चालू किया। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। तो एनी बेसेंट ने देखा था कि आयरलैंड भी गुलाम था, लेकिन इतनी गुलामी नहीं थी जितनी भारत में थी। तो एनी बेसेंट ने भी कहा कि भारत में क्या होना चाहिए? होम रूल। अंग्रेज अपना केंद्र शासन संभाले, आंतरिक मामला किसे दे दे? भारतीयों को। तो एनी बेसेंट ने भी चालू किया। एनी बेसेंट जो थी आंदोलन मद्रास से चालू की। कहां से? मद्रास, तमिलनाडु के क्षेत्र से, मद्रास से। जहां बाल गंगाधर तिलक का होम रूल कहां तक सीमित रह गया? महाराष्ट्र तक। वहीं एनी बेसेंट का संपूर्ण भारत फैल गया। कहां फैल गया? संपूर्ण भारत। तो ज्यादा विस्तार से किसका आंदोलन था? एनी बेसेंट का। होम रूल आंदोलन दोनों ने चलाया था, लेकिन ज्यादा विस्तार से कौन पहुंच गया? एनी बेसेंट। कौन पहुंच गया भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को एक नया रूप दे दिया। आते आते दोनों लोगों के आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा दिया था। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। अब बीच कितने लोग बता सकते हैं एनी बेसेंट किस संस्था के थ्रू भारत में आई थी? बोलिए बाबू। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कनाडा की थी, जिसे मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, समझा गया? प्रथम विश्व युद्ध। और 1919 में अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से वादा किया था। हालांकि अंग्रेज तो वादे बहुत करते थे, तो महात्मा गांधी से भी वादा किया था, आप सेना में भर्ती कराइए, हम युद्ध के बाद भारतीयों को स्वतंत्र करेंगे या इनको बहुत अच्छी छूट देंगे। अब कौन सा छूट दिया था? जलियांवाला बाग। क्या दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद? जलियांवाला बाग। तो भी इसने लेमचूस थमा दिया, मुसलमान लोग चल गए। लोग अंग्रेजों का खूब अच्छा से साथ दिया। अंग्रेजों ने कहा कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। अब तुर्की चूंकि धार्मिक जगह है, अब जैसे मान के चलिए अयोध्या कैसे धार्मिक जगह है,
उस तरह से मक्का, मदीना, फिलिस्तीन, तुर्की, ये सब खलीफाओं का जगह था, अतः धार्मिक जगह था, जिस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान भड़क गए सब। यह है तुर्की। तुर्की जो था, अंग्रेजों ने तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। 2 गो जिला ससुरा फ्रांस लेके चल गया, 2-4 गो जिला इंग्लैंड लेके चला गया, कुछ स्पेन लेके चला गया, कुछ अमेरिका लेके चला गया, जिसको जोन चीमन उठा के लेके चल गया सब तुर्की में। अब आप ही बताइए ना, पटना में अगर शासन हो, पता चला मुसलमानों को यहाँ क्या कर दिया, टोपी पहनने पर बैन लगा दिया, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब और बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया। पूरे मुसलमान भड़क गए अंग्रेजों के खिलाफ। और तुर्की के जो खलीफा थे, इस्लामिक धर्म में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिस तरह सिख धर्म में आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद जो थे गुरु की वाणी, गुरुमुखी लिपि में जो आदि ग्रंथ लिखी गई है, उसी हिसाब से सिख धर्म चलते गया और सिख धर्म को आगे सुकर मिसलों में बांटा गया। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके बाद कुरान शरीफ को इस्लाम का मूल आधार मान के आगे बढ़ा गया और उनके रास्ते पर दिखाए जाने वाले खलीफा आगे बढ़े, और खलीफा को इस्लाम का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा उस समय कहाँ के थे, तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का विभाजन करके खलीफा के पद को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मुसलमानों ने भयानक विरोध कर दिया। अब भारत में मुसलमानों ने इसी विरोध के चक्कर में तुर्की के विभाजन के लिए 1919 में मुसलमानों ने खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, और इन्होंने क्या चालू किया, खिलाफत आंदोलन। कौन सा, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया और अंग्रेजों का विरोध करने लगे। इस खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत शौकत अली, ये 2 लोगों ने इस आंदोलन को चालू किया। महात्मा गांधी एक चीज को भली भांति जानते थे कि अंग्रेजों ने जो डिसीजन लिया है ये बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि धार्मिक मामले पे आप किसी को नहीं मतलब धार्मिक मामला नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आप एक ओर हो जाती है। तो महात्मा गांधी दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि जो तुर्की का विभाजन किया गया है, यह विभाजन ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा और वापस तुर्की देना ही पड़ेगा। तो महात्मा गांधी एक प्लान में थे। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह हमने किया ही। महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह किए थे, अहमदाबाद मिल मजदूर, मजदूर साथ हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, किसान आंदोलन साथ हो गए सब, ये नाइटहुड की उपाधि वापस किए, जलियांवाला बाग 1919 में सारे लोगों की भावनाएं साथ आ गई। तो महात्मा गांधी ने देखा कि सारे लोग साथ हो गए हैं, मुसलमान का भी साथ लेना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान एक बार साथ दे देगा तो पूरा मतलब कोई टेंशन नहीं उसको, फिर वो पलटने वाला नहीं है, वो कुछ हो जाएगा ऊपर साथ रहेगा। तो महात्मा गांधी सोचते थे कि बड़ा आंदोलन करने से पहले हमें किसका साथ चाहिए, मुसलमानों का। और महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, वो देख लिए थे इस बात को कि अंग्रेजों ने जो ये स्टेप लिया है तुर्की का विभाजन, ये आज नहीं तो कल तुर्की वापस देना ही पड़ेगा उसके खलीफा को, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इससे बेहतर रहेगा ना हम ही जाके खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर देते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 महीना के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन रद्द हो जाएगा, मतलब खिलाफत तुर्की का विभाजन रद्द हो जाएगा। और यदि अध्यक्षता हम कर देंगे तो लोगों को लगेगा, मुसलमानों को लगेगा कि गांधी जी की वजह से क्या हो गया है, ये तुर्की का विभाजन रद्द हुआ है, एक काम करते हैं हम इसकी अध्यक्षता कर देते हैं। तो समझ में आ गया। तो इस समय दिल्ली में एक जगह है फिरोज शाह, दिल्ली में इसका आंदोलन चल रहा था खिलाफत आंदोलन की, और वहां एक बहुत बड़ा मैदान था, फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला। इसका नाम अभी बदल के हो गया अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली जी का नाम पर यह क्रिकेट स्टेडियम है, और अरुण जेटली को यह नहीं पता है कि फाइन लेग किधर होता है, मिड ऑफ। शाह कोटला मैदान में अचानक कौन पहुंच गए, महात्मा। वहां सब कौन थे, सब मुसलमान थे, टोपी लुंगी पहन के, आई पहुंच गए धोती पहन के, सब कहे या खुदा ये कौन है। देखिए महात्मा गांधी, सुभान अल्लाह, महात्मा गांधी लाइए यहाँ पर, महात्मा गांधी अध्यक्षता किए और कहें कि देश का हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, अंग्रेजों ने ये जो काम किया सरासर गलत किया है, पूरी देश की जनता आप सबके साथ खड़ी है, आपके कदम से कदम मिला के चलेगी, और ये खिलाफत आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द नहीं करेंगे। ससुरा 1 हफ्ता में तुर्की का विभाजन रद्द हो गया। मुसलमान कह सब यही फरिश्ता है हम लोग, सुभान अल्लाह, फरिश्ता है ये एकदम, यहाँ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अंग्रेज सबके लिए महात्मा गांधी जो सहयोगी थे, महात्मा गांधी शुरुआत में तो अंग्रेजों के सहयोगी थे, सेना में भर्ती कराते थे, वो क्या बन गए, असहयोगी बन गए। और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कब चालू किया, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो गई महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की। इसमें सबसे पहला उद्देश्य था किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी मारधार नहीं चलेगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में। महात्मा गांधी ने कहा कि विद्यार्थियों को अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए, समझा गया, अंग्रेजों के बनाए स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी के केवल इसी बात के कहने पर भारत के 2 लाख स्टूडेंट ने विद्यालय छोड़ दिया, 2 लाख विद्यार्थियों ने क्या छोड़ दिया, स्कूल। अतनी आज कोई नेता बोले ना स्कूल मत जाओ,
ओकरे मारे गए। 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए और उन विद्यार्थियों को कहां डाला गया एडमिशन के लिए? वो अलग जो विद्यालय थे उसमें 600 विद्यालय में 2 लाख विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया। अंग्रेज का दिमाग ही खराब हो गया। उसका टीचर था अकेले बैठ के चुपचाप। बहुत बुरा घाटा लगा असहयोग आंदोलन से। विद्यालय स्टूडेंट्स ने विद्यालय छोड़ दिया, वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, अंग्रेजों का कपड़ा धोने से धोबी ने मना कर दिया, जबरदस्ती धोवा देते तो जला देता था। ले सोच रहा दाग देंगे तो अपराध है। किसने कहा था कपड़े जलाने को अपराध से तुलना? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ। उनका भी कहना एक तरह से सही था कि देश की जनता गरीब थी, उत्साह में आके जलाना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या था? संकेत था। और मोहम्मद शुरुआत में ही आंदोलन जैसे हुआ, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने इसे हिंदू मुसलमान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महात्मा गांधी बहुत होशियार। उस समय मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता शौकत अली था, क्योंकि मोहम्मद अली और शौकत अली ने ही क्या किया था? खिलाफत आंदोलन। तो महात्मा गांधी शौकत अली को बुलाए। किसको बुलाए? शौकत अली को बुलाए। और महात्मा गांधी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक एक कट्टर हिंदू नेता, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव थे, इनकी अर्थी को पहले आप उठाइए। तो शौकत अली और मोहम्मद अली और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उनकी अर्थी को क्या किया? कंधा दिया, जो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए था। और बहुत ये जरूरी भी था। बहुत जगहों पे हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया भी गया था। कई जगहों पे ऐसा घटना हुई थी, लेकिन महात्मा गांधी डर रहे थे कि कहीं भी हिंसा आंदोलन न हो। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन क्या होता गया? हिंसक होते गया। आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया। और केरल में यह आंदोलन अली मुल्सियर के नेतृत्व में 1922 में, याद कीजिए, मोपला विद्रोह, याद है? मोपला, कौन सा? मोपला विद्रोह। किसने किया था? अली मुल्सियर। मोपला विद्रोह जो था अपने जगह पर एकदम सही था, क्योंकि केरल में जो जमींदार थे वो बहुत ही ज्यादा किसानों पर अत्याचार कर रहे थे। तो अली मुल्सियर ने कहा कि अब बहुत हो गया अत्याचार, निकालो लाठी, कूच दो, ले जाके बगीचा में बड़ी मार मारे सब। किसको? जमींदार लोग को। अंग्रेज को नहीं। अंग्रेज किसे आगे रखते थे? जमींदारों को। बगीचा में लेके किसको पीटा गया? जमींदार। बड़ी मार मारे सब जमींदारों को। जमींदार तो टेढ़ हो गया सब। अब जमींदार जो थे वो हिंदू धर्म के बड़े जाति के थे। अमूमन जमींदार देखेंगे तो हिंदू धर्म में बड़े जाति के लोग थे। और यह आंदोलन किसने किया था? अली मुल्सियर, मुस्लिम थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यही मौका है, इसे हिंदू मुस्लिम का नाम दे देते हैं। जबकि आप अपने मन से सोच के देखिए, ये तो भारत के लिए उचित था कि नहीं था? अब इसका मतलब कि आप हिंदू धर्म के उच्च जात के हैं तो यहाँ के लोगों पर अत्याचार करेंगे जमींदार बन के, अंग्रेज खिलाफ देंगे नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया? सोचा कि हिंदू मुसलमान का रूप दे देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी तो थे ही यहाँ पर, उन्होंने सीधे कह दिया किसी भी धर्म का व्यक्ति रहेगा, कितने भी ऊंची जाति का रहेगा, यदि अंग्रेजों का साथ देगा, किसानों पर अत्याचार करेगा, उचाएगा। समझ में गया? ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। तो अली मुल्सियर ने यहां किया। लेकिन इसी समय एक और घटना हो गई। कहां पर? चौरी चौरा में। कहां हो गई? चौरी चौरा। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरा जगह का नाम है चौरी चौरा। पहले लेडीज फिर जेंट्स। चौरी चौरा, चौरा चौरी नहीं, बना है चौरी चौरा के लिए, नॉर्मल सा स्मारक। वो पुलिस स्टेशन था, वहां पर पुलिस ने रोकने की कोशिश किया आंदोलनकारियों को असहयोग आंदोलन में। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया? हिंसा। 5 फरवरी 1922 को इन लोगों ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारना चालू किया। पुलिस वाला कई थप्पड़ पिटाया, सब थाना में भागा। सब थाना में भी ये लोग घुस के पीटने लगा। तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए खुद को जेल में अंदर डाल के अंदर से बंद कर लिए सब। अब कैसे? अब मारो थप्पड़, मार के दिखाओ। ताला मार लिया अंदर, अंदर थप्पड़ पहुंचना नहीं था। लाठी उठी से कितना मारेंगे? अंदर निकलेंगे तब ना, ऐसे कोचेंगे थोड़ी ना। ज्यादा ज्यादा कोचबो किया सब ऐसे, लेकिन जेल लंबा था। कहा साहब क्या करेंगे? तो भारत वाला बाहर से ताला मार दिया, निकलेगा कैसे? अब मट्टी तेल फेंक दिया ऐसे। तो अब बेचारा लगा सो हाथ गोड़ जोड़ने के लिए, भाई छोड़ दे यार। कहा कि छोड़ दे, ले ऐसे दिखा के ले 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 बताओ, जिंदा भूज दिया 22 को। कितना को भूज दिया? 22। चौरी चौरा में कितने पुलिस वाले भुजा गए? 1922 में। कई को भुजाया? सब 22 को। 5 फरवरी 1922, फरवरी महीने में फ्राई कर दिया। कितने पूछे? और महात्मा गांधी ने क्या किया? इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। कहा कि अब ये आंदोलन हमको क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। किस तारीख को कैंसिल किया? कहां से लाए? वालों ने इसका क्या किया? विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इनका दिमाग सठिया गया है। जब जनता का उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो इनके द्वारा आंदोलन स्थगित करना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या सोच के ये किए हैं। क्योंकि महात्मा गांधी की सोच दूरदर्शी थी। अगर वो स्थगित नहीं करते तो पूरे भारत में क्या होता है? हिंसा होता। और महात्मा गांधी को पता था कि हमें अपने आंदोलनकारी नेताओं को जिंदा रखना है। अब सोचिए, अगर महात्मा गांधी मारा जाते, 4-5 गुण मेन लेता, अगर मारा जाते तो आंदोलन कहां जाता? सुभाष चंद्र बोस बड़े क्रांतिकारी थे, अगर मारा जाते तो क्या होता? दिक्कत हो जाता। क्योंकि भीड़ पैदा हो सकती है, नेता बनते नहीं है, नेता पैदा होते हैं। बहुत गुण होता है। नरेंद्र मोदी को देखिएगा ना, झूठो इतना तगड़ा बोलते हैं कि लोग को बिलीव हो जाता है। स्थगित कर दिया। अब महात्मा गांधी का विरोध होने लगा। मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कश्मीर में अपराध होगा तो सजा कन्याकुमारी को दिया जाएगा। चौरी चौरा में हत्याकांड हुआ है, चौरी चौरा में स्थगित कीजिए, गोरखपुर में स्थगित कीजिए, यूपी में कर दीजिए, पूरे भारत में काहे कर रहे हैं?
उस समय महात्मा गांधी गुजरात में थे जब आंदोलन स्थगित हुआ, महात्मा गांधी का बहुत विरोध होने लगा। जब महात्मा गांधी का विरोध हुआ तब महात्मा गांधी के समर्थन में लोग हट गए, लोग पागल बोलने लगे, महात्मा गांधी को गाली तक देने लगे। तब अंग्रेजों को लग गया कि महात्मा गांधी के खिलाफ पूरी जनता हो गई है, अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लो। तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाया। महात्मा गांधी आंदोलन को आगे रखने के लिए, बाकी नेताओं को जीवित रहने के लिए खुद कितने साल जेल की सजा कर ले, 6। ऐसा त्याग कोई कर सकता है? उनको क्या जा रहा था महात्मा गांधी को आंदोलन में, उन्होंने थोड़ी किया था, लेकिन फिर भी दूरदर्शिता उनमें बहुत ज्यादा थी। 6 साल क्या हो गई, जेल की सजा सुनाया गया। महात्मा गांधी कहाँ चले गए, जेल में। महात्मा गांधी जेल चले गए, लेकिन महात्मा गांधी को जेल के अंदर से लग गया कि जेल के अंदर है, बाहर कोई अच्छा से नेतृत्व नहीं कर रहा है। अतः महात्मा गांधी को लग गया कि जेल से निकलना जरूरी है। तो जेल के अंदर तबियत खराब हो गया इनका, महात्मा गांधी का। तनी सा तबियत खराब हुआ, महात्मा गांधी ज्यादा करने लगे। तबियत खराब हुआ, महात्मा गांधी उठबे नहीं करते, 4 आदमी उठाता था, उठाओ गांधी जी, ऐसे उठते थे ऐसे गांधी जी। अंग्रेजों को लगा कि मर जाएगा अंदर ही। प्लेग के मरीजों की इलाज किया, जिस प्लेग को मरीज को देख के लोग भाग जाते थे, महात्मा गांधी उन प्लेग के मरीजों का क्या किया, इलाज किया। लोग कहें कि ऐसा आदमी होना चाहिए, बताइए, आधा कपड़ा पहन ले है, प्लेग के मरीज का इलाज कर रहा है, अपने कोई कांड नहीं किए थे चौरी चौरा में, खुद 2 साल जेल की सजा काट के आए। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, बहुत महान है महात्मा गांधी, बहुत महान है। तब तक इंग्लैंड में 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, क्लीमेंट विस्टन चर्चिल और रैमजे मैकडोनाल्ड। उस समय उन दोनों में सीट जीतने के लिए बवाल चल रहा था। महात्मा गांधी का यही मौका है, 1 नंबर। इंग्लैंड में अभी लोग ध्यान दिए हैं कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं देगी। हमारा पहले से हथौड़ी तैयार, इधर लोहा गर्म है। महात्मा गांधी 6 साल बाद 1930 को मार दिया हथौड़ी, डांडी मार्च, समझ में गया। तो महात्मा गांधी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, यही ना कि हर डेली आंदोलन करिए, डेली आंदोलन करेंगे, घर की मुर्गी दाल बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आप डेली क्लास आते हैं तो आपको एक क्लास से उब गए होंगे। गांव से लड़का आता है, खटखटा कर रॉलेट एक्ट बता दिए थे। सब बता दिए थे ना ये सब, लाइव वाले सब लोग। गुड मॉर्निंग बाबू। रॉलेट सत्याग्रह बता दिए थे, क्वेश्चन दिया गया आप लोग को, घर से बना के लाएंगे लोग, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं, कहां तक बताए थे लाइव वाले आप सब लोग को? क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, आप क्वेश्चन बनाएंगे। कहां तक क्वेश्चन है? अरे 137 टॉपिक बता रहा। बंगाल विभाजन तक स्वामी श्रद्धानंद किसने चलाया? स्वामी श्रद्धा। आगे बढ़ जाते हैं। कर मत दो का नारा गुजरात में, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव किस नारा, किस अमेरिका? अमेरिका। क्या हो गया? प्रोजेक्टर कैसे बंद है जी पीछे का? इस मैदान में फिरोज शाह कोटला। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? 1 अगस्त 1920। आए थे ना असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा भी बढ़ा दिए थे। चौरी चौरा हत्याकांड में कितने, मतलब 22 पुलिस वाले मारे गए थे। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो ये चौरी चौरा हुआ 5 फरवरी को 1922। आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी 1922। जब महात्मा गांधी आंदोलन वापस लिए तो वहां पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हुआ, विरोध हुआ। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद इसको मार्च 1922 में महात्मा गांधी को कहां भेज दिया गया? जेल। कितने साल की जेल की गई थी महात्मा गांधी? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण 6 साल की जेल। तो 1922 से 6 साल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1928। लेकिन महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया 1924। खराब स्वास्थ्य होने के कारण इन्हें कब रिहा किया गया? 1924 में। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया 1900। आवाज सुनने के लिए बोल रहे थे सर। स्वराज पार्टी की स्थापना कैसे हुई? जब महात्मा गांधी लाख लोगों ने 1900 इसकी स्थापना का, जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त किया तो लोगों के अंदर एक बात आई कि भाई महात्मा गांधी इतना बड़ा मोनोपोली कैसे कर सकते हैं। अपने मन से असहयोग आंदोलन चालू किए, पूरी जनता ने इनका साथ दिया। पूरी जनता का जब उत्साह अपने 7वें आसमान पर था तो अचानक इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया आंदोलन। इसलिए लोग अब कांग्रेस के अंदर परिवर्तन चाहते थे। तो कांग्रेस के अंदर ही अब 2 गुट बनने लगा, एक का नाम रह गया परिवर्तनशील और एक का नाम था पुरानी मतलब अपरिवर्तनशील। तो कांग्रेस में असहयोग आंदोलन जैसे समाप्त हुआ तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में कितने गुट होने लगे? 2, एक परिवर्तनशील और एक
अपरिवर्तनशील, इसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहा जा सकता है। तो ये दो तरह के विभाजन देखने को मिले। तो इसी बीच 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, बिहार के शहर गया में, और यहाँ पर परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील में एक बहुत बड़ा मतलब मतभेद देखने को मिला। तो परिवर्तनशील लोगों का कहना था कि हम अंग्रेजों का केवल विरोध करके कोई खास काम नहीं करेंगे। यहाँ आप एक चीज को समझिएगा, जब हम किसी पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं तो पेड़ गिर जाता है, लेकिन लकड़ी काम लायक बच जाती है। लेकिन जब हम उसी पेड़ को दीमक से गिराते हैं तो पेड़ कुछ देर में गिरता है, लेकिन लकड़ी भी किसी काम लायक नहीं बचती है। यही कहना था स्वराज पार्टी वालों का कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज जाएंगे, बच जाएंगे ससुरे सब। यहाँ पर हम दीमक बन के अंग्रेजों जो सरकार चलाते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है जो यहाँ डिसीजन मेकिंग है, इसमें चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, घुस जाते हैं, और यहाँ पर हम इसके काम में क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो स्वराज दल जो था वो परिवर्तनशील लोगों का था। तो स्वराज दल की जो नींव रखी गई थी वो गया अधिवेशन से, कहां पर, गया अधिवेशन, गया अधिवेशन 1922 में। गया अधिवेशन कब हुआ, 1922 में। कहां हुआ था, गया में हुआ था। कहां हुआ था बाबू, गया में। यहां पर कौन लोग एक अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। तो जितने परिवर्तनशील लोग थे इन्होंने इन परिवर्तनशील में दो नेता सबसे प्रमुख, चित्तरंजन दास, सीआर दास, क्या नाम था, चित्तरंजन दास, और एक और नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। तो ये दो लोग सबसे प्रमुख परिवर्तनशील नेताओं में से थे। हालांकि सीआर दास ये बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस के गुरु जी कौन थे, चित्तरंजन दास, सीआर दास। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे लोग जेल में गए थे, जिसमें सबसे पहले जेल कौन गए, सीआर दास भी गए थे, इनकी पत्नी भी गई बसंती देवी, ये जेल में गए थे लोग, ये लोग। तो ये परिवर्तनशील वाले थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने ही कहा कि अब हम एक अलग पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी का नाम रहेगा स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को कर दी गई। इसकी स्थापना का निर्णय गया अधिवेशन 1922 में लिया गया था। इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 1923। इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए सीआर दास को, अध्यक्ष बनाया गया सीआर दास, चित्तरंजन दास, सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास। और इस पार्टी के महासचिव बनाए गए, महासचिव, चीफ सेक्रेटरी जो थे महासचिव, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। यहाँ पर ये दो लोग पेशे से बहुत बड़े वकील थे। आगे अब हम समझते हैं, ये स्वराज पार्टी जो थी 1 जनवरी 1923 को इसकी जब स्थापना हुई तो इन्होंने अपने स्थापना के समय कहा था कि हम विधानसभा में पहुंच के, उस समय विधानसभा केंद्रीय विधानसभा होती थी, समझ में गया, ये राज्य विधानसभा नहीं होती थी, केंद्रीय मतलब असेंबली होती थी, लाहौर में बैठक चलती थी उस समय में। उसी असेंबली में बम फेंक दिए थे कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दास, इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो इनका कहना था कि और हम लोग क्या करेंगे, चुनाव जीतेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इनका लगभग इनका 45% क्या आ गया, मतलब सीटें आ गई। अब बताइए 40-45% सीट आ गए तो आप दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाएंगे, सरकार में तो रोड़ा आराम से डाल देंगे यहाँ पर। और इन्होंने कहा था कि हम कोई मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा बाधा डाला भी था। ली कमीशन की बातों को इन्होंने क्या कर दिया, नकार दिया। मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को पारित नहीं होने दिया। मूडीमैन कमीशन का कहना था कि भारतीय राज्यों को छूट मत दीजिए, बल्कि यहाँ क्या लाइए, द्वैध शासन। ली कमीशन जो था ये कहता था कि मतलब जाति की उच्चता को बरकरार रखिए, ऊंचे जाति वाले ही अच्छा काम कर सकते हैं, नीचे जाति वाला नहीं कर सकते, इस टाइप की बात थी। इन सारे बातों को विरोध में किया गया, किसके द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी का कहना था कि हम कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ में मतलब नहीं हिस्सा लेंगे, हम कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। इनका कहना था कि हम डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, मतलब राज्यों को क्या दे दिया, फ्री हैंड छूट दे दीजिए। अभी बताइए बिहार में क्या शासन होगा, नरेंद्र मोदी कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गए तो थे बंगाल में, खेला हो वो खेला हो बे, हो गया खेला, इनका सब खेले खत्म हो गया यहाँ पे। तो मोदी जी एक चीज मतलब प्रधानमंत्री है, लेकिन वो राज्य में कुछ नहीं कर पाते, कुछ स्पेशल काम कर पाते नहीं। बिहार का शासन नीतीश कुमार के पास है, यहाँ पर इनका। अब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो केजरीवाल के प्रचार में, ये मोदी जी के साथ प्रचार में नीतीश कुमार भी कहते, तो कहते कि विकास देखना है तो दिल्ली में क्या देखे हैं, बिहार में आके देखिए। स्टेट, इन्होंने दो चीजों का मेन ध्यान दिया, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है, स्वायत्त राज्य, स्वायत्त राज्य, यानी राज्यों के प्रशासन में सरकार हस्तक्षेप न करे। तो डोमिनियन स्टेट का मतलब स्वायत्त राज्य, ये मांग था। दूसरा, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कार्य में क्या करना है, बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना। किसका उद्देश्य था, स्वराज पार्टी का। स्वराज, इन्होंने बाधा डाला भी था, ली कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पारित होने दिया, मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को भी पारित नहीं होने दिया, मूडीमैन कमीशन और ली कमीशन की रिपोर्ट को पारित होने नहीं दिया। इन्होंने एक और वादा किया था जनता से, हम कभी भी सरकारी पद नहीं लेंगे, सरकारी पद को नहीं लेंगे, सरकारी पद हम नहीं लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि स्वराज पार्टी के नेता थे विठल भाई पटेल, क्या नाम था, विठल भाई पटेल। उन्होंने विधानसभा की अध्यक्ष पद पर बैठ गए, क्या बन गए, अध्यक्ष।
विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विठल भाई पटेल, विठल स्वामी विठल भाई पटेल, भाई बोलिए विठल भाई पटेल। अब इन्होंने कहा था हम सरकारी पद नहीं लेंगे। अब अंग्रेजों ने जनता में हल्ला कर दिया, जानबूझ के अंग्रेजों ने कहा कि इनको पद दिया। मोतीलाल नेहरू को भी पद दे दिया, सीआर दास को भी क्या दे दिया, पद जानबूझ के दिया। कहा कि आपके पास सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप है, 40% सीट आप ही के पास है, आप ही कोई सरकार होनी चाहिए, हम आपको पद देते हैं। इन लोग को समझ में आया नहीं कि भारत की जनता जो होती है अजीब, कब किधर मुंह घुमा लेगी जिसका कोई हद नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन बताइए, अगर ये लोग सरकारी पद ले भी लेते, समझ आ गया, अगर सरकारी पद ले भी लेते तो क्या चाहते आते, स्वराज दल जो हो गया वो समाप्त हो गया, खुद ही इसका अस्तित्व क्या हो गया, बदल गया। विठल भाई पटेल क्या बने थे, सरकार ये अध्यक्ष बने थे, विधानसभा के अध्यक्ष। ली कमीशन की रिपोर्ट को इन लोगों ने पारित होने दिया, मूडीमैन कमेटी की रिपोर्ट को पारित होने दिया। स्वराज पार्टी जो थी किस वर्ष के चुनाव में भाग ली, 1923 के चुनाव में 100 सीटों में इन लोग ने 42 सीट को क्या किया था, जीता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सरकारी काम में बाधा डालना इनका मुख्य उद्देश्य था। राज्यों की स्वायत्तता यानी डोमिनियन स्टेट को मानना इनका मुख्य प्रयास था। स्वराज पार्टी ने ली कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने नहीं दिया, जो जाति की किसको बढ़ाता था, उच्चता को बनाए रखता था। और साथ ही मूडीमैन कमीशन की रिपोर्ट को पारित होने दिया नहीं। मूडीमैन कमीशन क्या भारतीयों को स्वायत्तता दे रहा था, वो बल्कि वहां क्या लागू करता था, द्वैध शासन। आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह से स्वराज पार्टी का भी क्या हो गया, अंत हो गया। दल और नरम दल, आगे जाके विभाजन फिर हुआ, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। डोमिनियन स्टेट एंड सेल्फ रूल में क्या अंतर है, बात बराबर ही है बाबू। डोमिनियन स्टेट कहिए या होम रूल कहिए, सेल्फ रूल कहिए, बात सत्याग्रह 1924। देखिए वलसाड़ सत्याग्रह, वलसाड़ कहां पर है, गुजरात में। वलसाड़ कहां है, गुजरात। वलसाड़ सत्याग्रह 1924, वलसाड़ कहां पर है, गुजरात। 1924 सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह को किया था। देखिए यहां पर अंग्रेज एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था डकैती टैक्स। क्या लेते थे, डकैती टैक्स। सोच रहा यहाँ पर डकैती टैक्स क्या था, समझिए। अंग्रेज ना कहते थे कि हम जिस एरिया में लोग डकैती टैक्स नहीं देंगे उस एरिया में हम दरोगा पुलिस का डिप्लाई ही नहीं करेंगे। रात में चोरी हो जाए एफआईआर लिखने हम नहीं आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो ये डकैती टैक्स था। अब जनता परेशान थी, एक तो तुम सिंचाई पर टैक्स ले रहे हो, कृषि पर टैक्स ले रहे हो, मकान पर टैक्स ले रहे हो। अब जो आदमी रात को सुधबो करे तो डकैती टैक्स दे, और अंग्रेज जानबूझ के डकैती टैक्स बहुत ज्यादा रखे थे सब। अब लोगों को दिक्कत होने लगा डकैती टैक्स देने में, लोग टैक्स नहीं देते थे तो अंग्रेजवा खुद डकैती डाल देता था। जो आदमी डकैती टैक्स नहीं दिया ना, अंग्रेज क्या कर देता था, उसके यहाँ खुद डकैती डलवा देता था। अब मजबूर में था, सबको पता था किसके घर डकैती होगा किसके यहाँ नहीं होगा। जिसने डकैती टैक्स नहीं दिया है उसके यहाँ क्या हो जाता था, चोरी। और खुद चोरी कौन करते थे, अंग्रेज सब। अंग्रेज आते थे चोरी करते थे, या किसी को चढ़ा देते थे, चोरी कर ले सब तुम ही लूट लेना, हमें एफआईआर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। वहां के लोग पूरी तरह से परेशान हो गए लोग, समझ में गया। अब अजीब हो गया भाई उन लोग का सिचुएशन, डकैती टैक्स दे रहे हैं लोग। भाई डकैती टैक्स, अब इसका मतलब तो जबरदस्ती हो गया। अब डकैती टैक्स नहीं देंगे तो हमारे घर क्या हो जाएगा, चोरी। अब इस पे बवाल हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अंग्रेजों को ये डकैती टैक्स हटाना पड़ेगा, और सारे लोगों से कहा कि कोई भी इसमें डकैती टैक्स नहीं दे। इन लोगों ने कहा, सरदार पटेल ने, एक काम करो, जो जो डकैती टैक्स दे रहा है ना ओकरे घर में जाके चोरी कर लो। तो जिसके जो नहीं दे रहा है उसके यहाँ भी चोरी हो, और जो देगा उसके यहाँ भी चोरी होगा। तो नहीं तो कौन नहीं देगा, सबको मना किया इन्होंने, कोई टैक्स नहीं देगा। तो इन्होंने उसी वलसाड़ सत्याग्रह में नारा दिया था, नो टैक्स, नो टैक्स, कर मत दो। ये आंदोलन नहीं था कर मत दो, उन्होंने नारा दिया था। जबकि क्वेश्चन घुमा के कहेगा कर मत दो आंदोलन किसने दिया था, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किस सत्याग्रह का हिस्सा था वो, रॉलेट सत्याग्रह। और वलसाड़ सत्याग्रह में डकैती करके खिलाफ सरदार पटेल ने कहा था कर मत दो, याद रहेगा, कर मत दो। आगे बढ़ जा, डकैती टैक्स। उसके बाद अगला कर रहा है वायकोम सत्याग्रह, 1924 से 25 के बीच में हुआ, टीके माधवन ने किया। तो वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह 1924, टीके माधवन, टीके माधवन। देखिए ये जनजाति थी एक जिसका नाम था इझवा जनजाति। क्या नाम था, इझवा जनजाति। SC ST में आते हैं इझवा जनजाति। अब ये इझवा जनजाति जो था, यहां इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या आती थी। इझवा जनजाति के लोगों को मंदिर के सामने से जाने नहीं दिया जाता था। कहा जाता था तुम SC ST में आता है, तुम मंदिर के सामने से जाएगा तो तुम भगवान को क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, अजीब हाल है, अशुद्ध करेगा यहाँ पर। अब वहां पर एक ऐसी समस्या थी, सड़क जो थी वो एकदम ठीक ठाक थी, और यहाँ पे क्या था, मंदिर। इनका कह रहा था तुम यह मंदिर के रास्ते से मत जाओ। अब मंदिर के रास्ते से अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, पूरी घनी आबादी थी, इन्हें एक लंबा दूरी तय करके जाना था। अब किसी का घर यहाँ है, उसको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ सीधे चला जाता, तो उसको इतना लंबा घुमा के जाना होता था। और वो भी किस कारण, कि वो किसी छोटी जाति में पैदा हुआ है। इतना बुरा व्यवहार भारत में,
बहुत उटपटांग होता था दक्षिण भारत में यहाँ पर, और एक से एक नियम कानून लाया था सब। दलित चलता था तो उसके पिछवा ना कपड़ा बांधता था लसराने के लिए, उसका पैर का निशान क्या हो जाए, मिट जाए। ये तो हाल हो गया कि दलित तो मूल निवासी है यहाँ का, 2 लोग यहाँ के मूल निवासी, दलित 3 में से, दलित, आदिवासी, द्रविड़। अब बहुत बवाल हुआ, इसके लिए क्या हो गया, आंदोलन हुआ, और आंदोलन करके इजवा जनजाति को मंदिर के आगे का रास्ता दिया गया था। एक से एक बवाल, सोचिए रास्ते का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था। केरल के त्रावणकोर में ऊंचे जात वाले, नीचे जात वाले SC ST महिलाओं को अपना स्तन ढकने नहीं देते थे, वो स्तन खोल के ही उन्हें चलना पड़ता था, और अगर स्तन ढकेंगी ना तो टैक्स लगता था, मूला कर्म, टैक्स का नाम था मूला कर्म। इतना बुरा ये भारत में हुआ था वो SC ST के लिए। अब कोई आवाज उठाया, कोई नहीं आवाज उठा। देखो भाई SC समाज में 2 चीज, सत्याग्रह 1924, वैकोम सत्याग्रह 1924। अब आते हैं हम लोग किस पर, साइमन कमीशन। बहुत ज्यादा 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। क्या पारित हुआ, भारत शासन। यह अधिनियम भारतीयों को एक गुस्सा शांत कराने के लिए अधिनियम था। एक्चुअली 1919 में अंग्रेजों ने बहुत गलत 2 काम किया। एक तो तुर्की का विभाजन करके मुसलमानों को अपने खिलाफ कर लिया, दूसरा जलियांवाला बाग करके ये पूरे भारत के लिए एक बवाल बांध लिए। तो इसी बीच अंग्रेजों ने जो गठन किया था हंटर कमीशन, वो तो अलग था, वो भारतीयों को दिखाने के लिए था, लेकिन अंग्रेजों ने एक और संगठन, एक और बनाया था जिसका नाम था मेसोपोटामिया आयोग। ये कहीं ये गुप्त रखा गया था। मेसोपोटामिया आयोग ने कहा था कि भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, शायद ये जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति जैसी एक और क्रांति कर सकते हैं, अतः इन्हें तत्काल कुछ रिलीफ दीजिए। तो तत्काल कुछ भारतीयों को सहूलियत दिया गया था, किसमें, 1919 के अधिनियम में। किसमें दिया गया, 1919 के अधिनियम में। राज्यों में क्या लाया गया था, द्वैध शासन। राज्यों में कुछ क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। लेकिन जब 1919 का अधिनियम आया था तो उसी वक्त अंग्रेज कहे थे कि 10 साल बाद हम इसमें और सुधार करेंगे, ताकि जांच करेंगे कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। तो इसी दौरान इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसने 1929 में इस अधिवेशन को भेजना चाहिए, उसने 2 साल पहले ही इस अधिवेशन को, साइमन कमीशन को कहां भेज दिया, भारत। कहां भेज दिया, भारत। तो बताइए साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। ये किसकी रिपोर्ट की जांच करने वाला था, 1919 के। और भारत का एक क्या लाने वाला था, एक नया कमीशन। ठीक लिखा है जी, तो एक्स्ट्रा आ गया है 1919। और आगे एक और अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला था। इसका असली नाम था इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। बताइए इसका गठन कब हुआ, 1927 में। भारत आया 1928 में। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, साइमन। इसके अध्यक्ष बताइए, साइमन। अध्यक्ष साइमन। इन 7 सदस्य में से एक सदस्य का नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। वो आगे जाके क्या बना था, प्रधानमंत्री भी बना था इसका। तो आगे बढ़ जाते हैं, गठन बताइए 1927, भारत आगमन 1928। आएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, भारत कब आएगा, 1928। कितने सदस्य, कितने सदस्य, 7 के 7 कैसे थे, अंग्रेज। अतः इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं। 7 के 7 क्या थे, अंग्रेज। इसका काम किसकी जांच करना था, 1919 के अधिनियम की जांच करना और एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपना, ताकि एक नया अधिनियम बनाया जा सके। इसका असली नाम था इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। इंडियन स्टेटुअरी कमीशन, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। भारतीय वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग, इंडियन स्टेटुअरी कमीशन। इसमें कितने सदस्य थे, 7। जैसे ही ये 1928 में भारत में आया, 1919 के अधिनियम की जांच के लिए और भारतीयों का कैसे कैसे और डेवलप किया जाए इसके लिए, आते के साथ ही इसका विरोध चालू हो गया। इसे काले झंडे दिखाए गए, पूरे भारत में हड़ताल कर दिया गया। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के क्या किए गए, नारे, साइमन गो बैक के क्या दिए गए, नारे दिए गए। महात्मा गांधी ने भी इसका क्या किया था, विरोध किया। इसका विरोध सबसे ज्यादा किसने कर दिया, लाला लाजपत राय। पंजाब के क्षेत्र से इसका सर्वाधिक विरोध लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनको अंग्रेजों ने विरोध प्रदर्शन में बहुत ज्यादा लाठी से मारा था। इन्हीं लाठी के चोट से कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय है इस दुनिया में, आखिरी कील ठोका गया तो क्या हो गया, खत्म। तो वही लाला लाजपत राय ने कहा था, तुमने बहुत गलती किया अंग्रेज, तुम बहुत बड़ी बड़ी गलती किए थे। 1857 में भी तुमने हड़प नीति के तहत गलती किया था। हड़प नीति का गलती किया था कि नहीं किया था, तुमने बहुत गलती किया। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया, गलती किया। तुर्की का विभाजन किया, गलती किया। जलियांवाला बाग किया, गलती किया। लेकिन मेरे पीठ पर जो तुमने लाठी मारी है, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। ये तुम्हारे ताबूत की आखिरी कील है जिसे तुमने खुद ठोक दिया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और यह जो था 20 साल बाद पूरा हुआ। साइमन कमीशन 1927 में, 20 साल बाद 1947। 20 साल लगा, लेकिन अंग्रेजों के आखिरी कील ठोकाइए गया।
लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स जो था पुलिस कप्तान था लाहौर का, उसे लाला लाजपत राय के ऊपर पीटने का आदेश दिया था। तो राजगुरु भगत सिंह बटुकेश्वर दास इन लोगों ने किसको उड़वा दिया? सैंडर्स को। लेकिन क्या इसके सबूत मिले? नहीं। लेकिन भगत सिंह राजगुरु बटुकेश्वर दास ने बम फेंका केंद्रीय असेंबली में, तो बम फेंकने के साथ साथ शक के आधार पर सैंडर्स की हत्या का आरोप किस पे लगा दिया गया? भगत सिंह, और इन्हें फांसी दे दिया गया। भगत सिंह का टॉपिक तो पढ़ाई दिए यहाँ पर। साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ यहाँ पर। साइमन कमीशन, साइमन गो बैक का नारा दिया गया। बताइए, जब साइमन कमीशन भारत आया तो वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड क्या था? इरविन। लॉर्ड इरविन, ये क्या था? वायसराय। और उस समय भारत, वायसराय तो चमचा होता था। वायसराय क्या होता था? चमचा। 1857 की क्रांति के बाद ही वायसराय का पद आया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। या इरविन, इन लोगों के सामने बैठा कौन? ये क्या नाम है? साइमन। और 7 आदमी आए थे, सातों लोग बैठे, कहें कि भारत में हम कैसे सुधार करेंगे। आप दोनों पहले से भारत में रह रहे हैं, इरविन आप भी रह रहे हैं, बहुत योग्य हैं, बर्केनहेड आप भी रह रहे हैं, इतना विरोध क्यों हो रहा है? पहले विरोध प्रदर्शन वाला ऑफिस में घुस गया, सब मार गरियाने लगा सब। किसको? साइमनवा को। साइमन वापस जो साइमन कमीशन वापस जो, काला झंडा ठूस दिया सब मुंह में बड़ी दिक्कत हो गया। अब गुस्सिया गया साइमन। गुस्सिया के किसको बोला? राज्य सचिव को। क्या करता है तुम लोग, जब सुरक्षा नहीं दे सकते, बुलाया क्यों? बहुत विरोध हुआ। तो इस साइमन कौन भड़क गया? बर्केनहेड भड़क गया। कौन भड़का? बर्केनहेड भड़क गया। अब मोतीलाल नेहरू को बुलाया, यही कूद रहे थे ज्यादा, कह के इधर आ नेहरू, इधर कौन चीज आता है, तू अपना संविधान बनाएगा, साइमन को बनाने दे। कह रहा काहे बनाने देंगे, यहाँ एक भी भारतीय नहीं है, बिना भारतीय के होते भारत का संविधान बनेगा कैसे? तो बर्केनहेड तो गुस्सियाया था। बर्केनहेड ने खुली चुनौती दे दिया मोतीलाल नेहरू को। किसे दिया? मोतीलाल नेहरू को। और कहा मोतीलाल से कि मोतीलाल आप अपना क्या कीजिए? कानून बनाइए, अपना संविधान बनाइए, और अपने संविधान को अपने ही देश के लोगों से पारित करा के देख लीजिए। अगर आप ही के देश की सारी पार्टियां आपके बनाए संविधान से सहमत हो जाएंगी, तो मैं बर्केनहेड भारत का राज्य सचिव होने के नाते आपको वचन देता हूं कि मैं आप ही का संविधान इंग्लैंड की संसद से पारित करा दूंगा। ये मोतीलाल नेहरू का है। तथास्तु, एकदम हम कोई दिक्कत नहीं, हम कानून बनाइए लेंगे, हम पारित तो करा लेंगे। बर्केनहेड वाह इशारा कर, इसको कॉन्फिडेंस इतना कहां से आया? क्योंकि इसको पता था कि सब के सब राजी हो जाएंगे, लेकिन जिन्ना कैसे राजी होगा? और शर्त के हिसाब से जिन्ना को, हर पार्टियों को राजी होना जरूरी था, लेकिन जिन्ना उस समय की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जिन्ना तो रेडी होगा नहीं। तो इन्होंने अपना संविधान बनाया। उस संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई, और उस संविधान में आजादी की बात कहीं भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय तक दूर दूर तक आजादी देने वाले नहीं थे। सब 1927 में किसी को नहीं पता था कि आजादी मिलेगा। तो इन्होंने कहा हमें डोमेनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए? डोमेनियन। डोमेनियन स्टेट मतलब स्वायत्त राज्य चाहिए। और वैसे भी मोतीलाल नेहरू जब स्वराज पार्टी का गठन किए थे, तो इनका सबसे बड़ा मांग क्या था? डोमेनियन। और इन्होंने जब अपना रिपोर्ट बनाया, तो उस रिपोर्ट का नाम रखा गया नेहरू रिपोर्ट। बताइए, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की मोतीलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू। तो जो नेहरू रिपोर्ट बनाया गया, इस नेहरू रिपोर्ट में कई सारी बातें थी, जिसका सबसे मुख्य बात क्या था? डोमेनियन स्टेट, यानी राज्यों को छूट दीजिए। मोतीलाल नेहरू गए, कहे कि देखो बर्केनहेडवा हमारा चैलेंज किया है कि तुम संविधान बनाओ, हम पारित कराएंगे। देख हम बना के ले जाते हैं, और बापू का बाप पारित कराएगा। अब की सबके पास ले गए पारित कराने, जिन्ना के पास गए, तो जिन्ना कर रहे मोतीलाल कौन सी लाया है ये, ले तू हमरा से 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। वो आपने फार्मूला रख दिया, क्या नाम था? 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। वो कह रहा है कि तुम मेरा मान लो, आई कर रही तुम हमरा मानो। दोनों में विवाद, पहले से मैच फिक्स था। जिन्ना मिला हुआ था किसे? बर्केनहेड से। अब ये जिन्ना पारित नहीं किया, तो बेचारे संविधान लेके कौन गए? मोतीलाल नेहरू। कहा कि देखिए ये नेहरू रिपोर्ट है मेरा, ये पीडीएफ की तरह ले गए थे इतनी सब, नेहरू रिपोर्ट है। बर्केनहेड फाड़ दिया। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू को भी ले गए थे, देखो मेरा कितना वैल्यू है समाज में। बर्केनहेड को हम गिरा दिए, झुका दिए। बर्केनहेड बोला था, तो कहे चलिए पिताजी चलते हैं वहां पे। अब मोतीलाल नेहरू गया किसके पास? बर्केनहेड के पास, कि सब रेडी है, सब जिनवा को छोड़िए ना, मरा का वैल्यू है। बर्केनहेड की तो बेइज्जती हुई थी, क्योंकि बर्केनहेड को गरियाया था कौन? साइमन। कहा कि चोट्टा कहीं का तुम लोग कौन व्यवस्था किया यहाँ पर? समझ ही नहीं गया। उस सब के सब मंत्री था, सब सातों अकेले मंत्री थे, झाड़ दिया। और इरविनवा तो भाग गया था कहीं, कहा कि हम तो पिटा जाएंगे इरविनवा का पावर ज्यादा नहीं था। अब मान के चलिए कहीं दरोगा अगर गाली सुन रहा है, तो सिपाही तो पक्का पिटाएगा सिपाही सीधे दरोगा को छोड़ के निकल जाता है सब। वहां देखिए दरोगा जी फंस गए, भाग जाता है, अपन समझे मरने आए हैं यहाँ। हाँ, एक तो घूस देके नौकरी हुआ है, उसमें से दिया किसके ऊपर? मोतीलाल ने झाड़ दिया उनको कि जब औकात ना है संविधान बनाने के, तो काहे विरोध कर रहे हैं साइमन कमीशन का? यहाँ लोग तुम्हारे देश के हो ना, तुम्हारा लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम तो ठहरे विदेश वाले, हमारा तो विरोध होगा ही होगा। भागता है कि नहीं यहाँ से? फाड़ के फेंक, भाग यहाँ से। बेचारा मोतीलाल नेहरू बेइज्जत हो गया। अब बेइज्जत में डबल बेइज्जत बेटा देख रहा था फाड़ के फेंक दो पापा, फेंक दिया नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की बेइज्जती हो गई। मोतीलाल नेहरू इसके बाद आपको राजनीति में कहीं नहीं दिखेंगे अंग्रेजों किसी किसी का परमानेंट सोल्यूशन किया है, इनका क्या कर दिया था? परमानेंट सोल्यूशन। इसके बाद ये राजनीति में कहीं नहीं दिखेंगे। अब आया जवाहरलाल नेहरू, भड़का एकदम,
कहा कि चट्टा हम तुमको बर्बाद कर देंगे रे बर्किन हेड, देख लेना तू हमारे अब्बू का डोमिनियन स्टेट नहीं माना है, पिताश्री हम आपके आंसुओं का बदला लेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जिन्ना आया अपन फार्मूला लेके कि देखिए आपके कहने पर बर्किन हेड हमने मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव नहीं माना, अब हमारा जिन्ना फार्मूला मान लिया। कहेंगे रे चोट्टा कहीं का, तू लोग कौन दुनिया का है, बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, बता जिस हमरा काला ठंडा मुंह में ठूस दिया था तो साइमन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन साइमन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत कर दिया और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का 85% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जो किसने लिखवा के गया और एकरे विरोध हो रहा था और नेहरू लेके गए थे नेहरू रिपोर्ट, संविधान वाला हमारा। साइमन कमीशन के प्रति उत्तर में जवाब में कांग्रेस ने क्या दिया था, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। जिन्ना फार्मूला किसको रद्द करा दिया, नेहरू रिपोर्ट को, और नेहरू रिपोर्ट किसको रद्द करा दिया, जिन्ना फार्मूला। पारित कौन हो गया, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहा जाता है, सातों के सातों सदस्य अग्रेस। इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935। हमारे संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। इसमें घोर बेइज्जती किसकी हो गई, मोतीलाल बेचारे गए थे डोमिनियन स्टेट लेने, लगा के चला कर रहा। तो इन्होंने डेट डिसाइड किया 26 जनवरी 1930 और कहा कि आज से हर भारतीय अपना स्वाधीनता दिवस मनाएगा 26 जनवरी से। इन्होंने देखा होगा पत्रा पत्री में कुछ भी कुंडली उंडली मिला कि यहाँ पे, हालांकि कुंडली ठीक देखे थे पंडित जी, देखे थे कि नहीं। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू आधी रात को सब लोग के ले गए और रतिया को रावी नदी के किनारे झंडा गाड़े और कहें कि जब मध्य रात्रि पर पूरी दुनिया सो रही है तो भारत के लोग अपनी आजादी का आगाज कर रहे हैं आज से 26 जनवरी को। याद कर ले बर्किन हेड, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। और उन्होंने कहा कि हम लोग अगला 26 जनवरी तक तो आजादी ले ही लेंगे। यहाँ पर लोग पूरा जी जान लगा दिए। अगला 26 जनवरी को आजादी नहीं मिला, नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, अगला 26 जनवरी को मिलेगा। मिलवे नहीं किया, कोई बात नहीं, अगला 26 जनवरी को। ऐसे अगला अगला करते करते, ऐसे ही अगला करते करते 26 जनवरी 1900 क्या आ गया, 47, कहा कि अगला 26 जनवरी को मिलेगा। तब तक क्या मिल गया, 15 अगस्त को। क्या मिल गया, 15। अरे भाई अगस्त बाद में ना आएगा, पहले तो जनवरी आएगा। तो 26 जनवरी को क्या मिला था, हम लोग तो मूड में थे कि आजादी कब लेंगे, 26 जनवरी लेंगे। 26 जनवरी को आजादी, कैसे नहीं, आजादी मिला 15 अगस्त। लोगों ने कहा सुसत नहीं 2 तारीख हो गया। अब एक आदमी का 2 हैप्पी बर्थडे थोड़े होगा। तब क्या किया जाए, तब गया सब अंबेडकर साहब के पास, महाराज आप पढ़े लिखे हैं, कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा देख तू 2 हैप्पी बर्थडे के टेंशन में ना, हमारा 3 हैप्पी बर्थडे के टेंशन। कहते ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये क्या कर रहे हैं, हम तो 2 हैप्पी बर्थडे के टेंशन में थे कि 26 जनवरी को किया जाए तो ई ससुरा आजाद कर दिया है 15 अगस्त को। तो अंबेडकर साहब कह रहे बकलवा, संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर को, 3 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तब बीच में डिसाइड किया गया एक काम करते हैं, संविधान को नवंबर में लागू नहीं करते, 1 महीना रोकेंगे तो 26 दिसंबर, और 1 महीना और रोकेंगे तो 26 जनवरी। समझा गया कि नहीं आ गया। तो देखिए संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, एक जानबूझ के 2 महीना रोका गया। 1 महीना रोकेंगे तो 26 दिसंबर 1949, और अगला रोकेंगे तो जनवरी हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 कहा गया। देखो हाई वाला हैप्पी बर्थडे को हाई वाला हैप्पी बर्थडे पे मर्ज कर दिया गया, और इस दिन भारत क्या हो गया, गणराज्य हो गया। क्या हो गया, गणराज्य। तो हम लोग उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अपना राष्ट्रपति चुन लिया था, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे। हम लोग वायसराय तयसराय का पद खत्म, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बेटन ओटन जाओ, विलियम बेटिंग आई माउंट बेटन जाओ यहाँ पर। तो हम लोगों ने 3 हैप्पी बर्थडे को कितना में बता दिया, 2 26 जनवरी। देखिए 1927, भारत आगमन 28, कितने सदस्य 7, भारतीय सदस्य 1 भी नहीं। अध्यक्ष कौन था, साइमन। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो आगे जाकर इटली का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, इटली। आगे चलते हम लोग, बताइए जो साइमन कमीशन जो था, जब ये भारत आया तो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किसकी लाठीचार्ज से मृत्यु हुई। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने क्या दिया था, इतना मरियल की तरह जवाब देगा सब, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को बनाया किसने था, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में ये जिन्ना यानी मुस्लिम लीग ने क्या, 14 सूत्री जिन्ना। बर्किन हेड ने किसको स्वीकार किया,
और अंततः 1930 में इरविन को साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी गई। साइमन कमीशन का ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन स्टेटवरी कमीशन। इंडियन स्टेटवरी कमीशन क्या नाम था? इंडियन स्टेटवरी पर भारत शासन अधिनियम 1935 चालू हुआ और इसी में कहा गया कि अगले साल 1937 में भारत में क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। क्या होगा? प्रांतीय चुनाव। और इस प्रांतीय चुनाव में 8 राज्यों में कौन जीत गई? कांग्रेस। 8 राज्यों में कौन जीत गई? कांग्रेस। 2 राज्यों में कौन जीती? मुस्लिम लीग। जबकि मुस्लिम लीग को लगता था कि यह कितने राज्यों में जीतेंगे? 5 राज्यों में, जबकि हुआ इसका उलट। केवल 2 राज्यों में इनकी सरकार बनी, पंजाब और सिंध में। पंजाब और सिंध, बाकी जगहों पर सरकार किसकी बन गई? किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की। 8 राज्यों में सरकार किसकी बनी थी? किसकी? कांग्रेस की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। साइमन कमीशन तो विवाद था, जैसे अभी भारत में कैसे कांग्रेस बीजेपी हमेशा लड़ते रहते हैं, वैसे उस समय कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इन दोनों पार्टियों में हल्का सा क्या हो रहा था? विवाद चल रहा था। हालांकि जब साइमन कमीशन आया था तो भारत की जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या किया था? स्वागत किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत की 2 पार्टियां जिसने साइमन कमीशन का स्वागत किया, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी, कितनी पार्टियों ने स्वागत किया? 2। कौन कौन पार्टी? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका स्वागत किया था। अब महात्मा गांधी ने देखा कि माहौल सब कुछ सही चल रहा है, तो इन्होंने जानबूझकर इरविन को, किसे? इरविन को 11 सूत्री मांग सौंप दिया। लॉर्ड इरविन को कितना क्या रखा? 11 सूत्री मांग। कहा कि हमारा 11 सूत्री ये मांग है। उधर जिन्ना कई को मांग कर रहा था, ये 11 सूत्री मांग किसे सौंप दिया? इरविन को। किसे सौंप दिया? इरविन को सौंप दिया। इरविन इनके मान को कहा है, निकल पड़ो कहीं का, तोरा जब से आया है तू भारत में नौटंकी करता है, कभी डांडी मार्च, कभी ये, भागा भागा इसको यहाँ पे, ठीक है? कोई मांग नहीं मानेंगे लोग। तो महात्मा गांधी ने कहा अगर तुम मांग नहीं मानोगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इरविन ने कहा निकल यहाँ से, आंदोलन करेगा। तो महात्मा गांधी पहले से प्लान बनाए थे, वो जनता के हर उस नब्ज को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने वहीं पर आंदोलन किया जहां पूरी जनता उनका साथ दे सके। उस समय नमक बहुत, आज भी नमक कॉमन चीज है, हर घर में इसकी जरूरत है, वो भी तीनों टाइम जरूरत है। तो नमक पर अंग्रेज कहे थे कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं, अंग्रेजी कंपनी ही क्या बनाएगी? नमक। भारतीय बनाएंगे, नमक पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो महात्मा गांधी इरविन से कहे थे कि हमारे 11 सूत्री मांग में ये भी है कि हम नमक पर आपको टैक्स नहीं देंगे, आप हमारी बात को मान लीजिए। नहीं मानेंगे हमारी बात तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला। मार्च 1930, 12 मार्च 1930 अपने 78 अनुयायी, कहीं कहीं क्या देगा? 80, कहीं कहीं क्या देगा? 80। ये ज्यादातर SC ST थे लोग, 78 अनुयायी। इसमें सबसे प्रमुख जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सबसे प्रमुख कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू सबसे प्रमुख, सरोजनी नायडू। इन लोगों के साथ ये निकल दिए कहां पर? डांडी नामक स्थान पर। कितने मील दूर है डांडी यहां से? 240 मील दूर है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कितने दूर निकल गए? 200। और कहां पर पहुंचे? डांडी नामक स्थान पर। कहां पहुंचे? डांडी नामक स्थान पर। महात्मा गांधी का पहले प्लान था कि गाड़ी से चला जाए। कहां चला जाएगा? डांडी। समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है? डांडी। तो महात्मा गांधी ने सोचे कि चलते हैं हम लोग कहां से? गाड़ी उड़ी से, बलगाड़ी 21 पे चला जाएगा। तो इनके 78 अनुयायियों ने क्या कहा? सलाह दिया, महाराज गाड़ी से पहुंचेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे, जितना देर से पहुंचेंगे उतने बवाल होगा, पैदल चला जाए। तो ये पैदल चल दिए, क्योंकि जितना टाइम लगेगा मीडिया इस मामले को उठाएगी, लोग इस आंदोलन से जुड़ते जाएंगे। और हुआ भी यही। महात्मा गांधी चले थे 12 मार्च को, अब पहुंचे 6 अप्रैल को। कब पहुंच रहे हैं? 6 अप्रैल 1930। हम नमक कानून को तोड़ेंगे, भारत के किसी भी लोगों को नमक पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब भैया आप जन सरोकार का मामला उठाएंगे, जनता आपके साथ आई जाएगी? नहीं आ जाएगी? अब केजरीवाल ने भी तो यही काम किया, हम बिजली बिल नहीं देंगे। पूरी जनता किसके साथ आ गई? केजरीवाल। साइड कर दी किसको? शीला दीक्षित। और केजरीवाल आए तो वो भी कहे भी 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दिया जाएगा। और 200 यूनिट से ज्यादा अगर किसी का बिजली आ रहा है मतलब वो कॉमर्शियल यूज कर रहा है। पर्सनल यूज आप कितना भी करेंगे, आपका 200 यूनिट एक परिवार में बिजली नहीं आता है। 150 यूनिट बहुत हो गया। अब आप उसमें एसी चलाइएगा तो फिर आप फ्री में बिजली क्यों लेंगे? केजरीवाल का कहना है दिल्ली में कि 200 यूनिट से कम उठाइए, 1 रुपया नहीं। और नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और कहा पूरे भारत से लोग नमक कानून को तोड़ दो। महात्मा गांधी जानते थे पूरे भारत में बवाल कर दो, इरविन क्या कर लेगा? अब लोगों का, हर इंसान का मुद्दा था। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ दिया, बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने नमक कानून तोड़ दिया, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने नमक कानून को तोड़ दिया, बंबई में सरोजनी नायडू ने, यहाँ पे दांडी से कहां चली गई? बंबई, वहां पर इन्होंने पूरा आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, भारत की सीमा वहां अंत हो जाती है, सीमांत गांधी कहते हैं,
कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कश्मीर के क्षेत्र से नमक पर टैक्स देने से मना कर दिया। कहा टैक्स लोगे कुछ आ जाओगे यहाँ पर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने अपनी एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार संस्था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा संस्था बनाया? खुदाई खिदमत। कश्मीर के क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इन्होंने कौन सा संस्था बनाया? खुदाई खिदमतगार संस्था। आप बताइए, खुदाई खिदमतगार संस्था ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? मंगल बाबा। क्या कहा था? मंगल बाबा। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा। इन्होंने अपनी एक संगठन बनाया युवाओं का, और उसका नाम दिया लाल कुर्ती सेना। क्या नाम दिया? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। अब जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको पढ़ाएंगे रूस की क्रांति, वहां पर भी क्या है? लाल कुर्ती सेना। वहां पे भी क्या है? लाल कुर्ती। और रेड आर्मी, अभी भी रूस की आर्मी को क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। रूस की आर्मी को आज भी क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। सेना। क्या नाम दिया? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। अब जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको पढ़ाएंगे रूस की क्रांति, वहां पर भी क्या है? लाल कुर्ती सेना। वहां पे भी क्या है? लाल कुर्ती। और रेड आर्मी, अभी भी रूस की आर्मी को क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। रूस की आर्मी को आज भी क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। रॉयल आर्मी, ब्रिटेन की आर्मी को कहा जाता है। ब्रिटेन की आर्मी को रॉयल आर्मी। रॉयल आर्मी। गद्दार आर्मी, पाकिस्तान। 93,000 सरेंडर कर दिया सब। गिनीज बुक में नाम चला गया उनसे। दुनिया में 93,000 फौज ने कभी सरेंडर नहीं किया, और उसी फौज में, उसी लड़ाई में भारत के 120 सैनिकों ने पूरे पाकिस्तान को रोक दिया। सेम लड़ाई में वो कहां पड़ जाता था? साइड में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमको अपना आश्रम को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यहाँ साबरमती साइड में पड़ जाता है, बीच में लाने के लिए। तो महात्मा गांधी सोचे थे कि यही नागपुर में आश्रम क्या रहेगा? ठीक रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। वर्धा जगह है, नागपुर के पास कौन सा है? वर्धा। तो महात्मा गांधी को गेम खेल गए। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आजादी के लिए प्रण लेता हूं, क्योंकि नेहरू ने जस्ट एक साल पहले 1929 में एक नारा दे दिया था, पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी देखिए नेहरू फेमस हो जाएगा, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने भी कहा 1930 में कि मैं आज दांडी मार्च के लिए निकल रहा हूं। मैं अपनी साबरमती आश्रम की दहलीज से अपनी कदम निकाल दिया, दोबारा हम इस आश्रम में नहीं आएंगे जब तक देश को आजाद नहीं कर लेते। लोग कहे वाह क्या अच्छा इंसान। उन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कहां रहते हो गांधी जी? तब कहा कि हम नया आश्रम बनाएंगे, और प्रण लेते हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक देश को आजाद न कर देते हैं। हम नया आश्रम वर्धा में बनाएंगे, सेवाग्राम आश्रम। समझ में गया? आगे बीच में नक्शा कहां लेके चला है? बीच में। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे काम भी हो गया। और लोगों को क्या कर दिया? जब तक हम आजाद नहीं कर देते हैं तब तक नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी ने कौन सी आश्रम किया? सामने सेवाग्राम। कौन सा? सेवाग्राम। नागपुर के कहां पर है? वर्धा में। नागपुर के वर्धा। महात्मा गांधी ने जैसे दांडी मार्च किया तो ये 78 लोगों को लेके गए थे। पूरे भारत में आंदोलन तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने इतना ना लंबा डेट खींच दिया इस आंदोलन का कि लोग जुड़ते गए, और देख रहे हैं लगभग 24 दिन हो रहा है। 24 दिन हो रहा है कि नहीं? हाँ, 24 दिन तक आंदोलन हुआ, लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। महात्मा गांधी कहे वाह एक नंबर है यहाँ पर, एक नंबर। हम तो सोचे थे छोटा मोटा आंदोलन होगा चंपारण की तरह, इतना भीड़ हो गया, अब इसको छोड़ना उचित नहीं है, इसको अच्छे जगह से हम भजा लेते हैं। तो देखें तो इरविनवा को कहेंगे रे इरविनवा अब तो हमारे 11 को बतिया मान, नहीं मानेगा तो हम चालू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतनी बड़ी भीड़ थी, महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लोगों ने कहा क्या है ये, समझाइए, डिस्कस कीजिए इस पर। महात्मा गांधी ने कहा देखो जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है और अंग्रेज जबरदस्ती थोप रहे हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, उसका तुम विरोध करो। और कैसे? एकदम विनती के साथ, सविनय एकदम विनती के साथ। अवज्ञा आपका बतिया नहीं मानेंगे, आंदोलन एकदम विनती के साथ। आप कहिए कि टैक्स लगेगा, अंग्रेज होगा, हाँ आपका कहना एकदम सही, टैक्स लगेगा लेकिन हम नहीं देंगे। कहा कि राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में दांडी मार्च किए ही थे, मतलब नमक सत्याग्रह, इन्होंने भी क्या चालू कर दिया? सविनय अवज्ञा। मुंबई के धरसना नामक जगह है, वहां पर हजारों की संख्या में सरोजिनी नायडू आंदोलनकारियों को लेकर पहुंच गए। बिहार से राजेंद्र प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, इलाहाबाद से ये जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, कश्मीर के शेष, पूरे भारत में क्या फैल गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों ने जो शराब की दुकानें का ठेका दे रखा था, लोग शराब की दुकानों पर धावा बोल दिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में लोग मिलकर शराब के ठेके की दुकानों को बंद कर दिया, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, अंग्रेजों के बनाई गई वस्तुओं का विरोध किया जाने लगा, लड़के लड़कियों सबको आगे किया गया। लड़कियों की सेना बनाई गई मंजरी सेना, लड़कियों की सेना मंजरी सेना। इस आंदोलन में लड़कियों की कौन सी सेना थी? कौन सी? मंजरी सेना। और लड़कों की सेना थी बानरी सेना। लड़कों की कौन सी? बानरी सेना। लड़कों की बानरी सेना। नाम ठीक क्या? नाम ठीक। इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के पीएम का नाम रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय पीएम का नाम मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के पीएम का नाम क्या था? ये चाहता था कि भारत में
लड़ाई ज्यादा हो, ताकि विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के आसार अब धीरे धीरे दिखने लगे थे। इसका सोचना था कि भारतीयों को अच्छे ढंग से लड़ा दिया जाए। कैसे उन्होंने 1919 में लड़ा, 1909 में लड़ा दिया, किसके तहत? मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया। 1909 में क्या दे दिया? मुसलमानों को अलग क्षेत्र। कहा कि जिधर मुसलमान ज्यादा हैं उधर मुखिया भी मुसलमान उठेगा, उठबे करेगा मुसलमान, जीते चाहे हारे, दूसरा कोई नॉमिनेशन नहीं, एमपी एमएलए विधायक सब क्या रहेगा? मुसलमान रहे। 1909 में मुसलमानों को क्या दे दिया था? अलग क्षेत्र। तो मैकडोनल्ड ना चाहता था कि भारतीयों को फिर तोड़ा जाए, भारतीयों को क्या कहेगा? फिर तोड़ा जाए। लेकिन उसका प्लान तो इंग्लैंड जाने के बाद पता चलेगा। तो उसने अपने यहां हल्ला किया कि देखो भारत को कैसे अपने कब्जे में लेते हैं। भारतीयों से बात करने के लिए उसने 1930 में बुलाया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाया? गोलमेज सम्मेलन। बड़ा सा राउंड टेबल समिट था, सारे लोग बैठ के डिस्कस करते। महात्मा, यहाँ कहा गया, वहां पे इंग्लैंड में हल्ला हो गया, गांधी जी आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे, भव्य तैयारी किया गया। रैमजे मैकडोनल्ड खूब बढ़िया टाई लगा के रेडी था, इधर से कोई गई भी नहीं किया। काय के लिए? महात्मा गांधी क्या चालू किए थे? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अब बताइए, अगर इज्जत नहीं होगा किसी प्रधानमंत्री का, इस तरह से बेइज्जती होगा, तो क्या होगा उस प्रधानमंत्री का? अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो बाइडेनवा कुछ पूछबे नहीं किया चाय का, चाहे रैमजे मैकडोनल्ड की बहुत बेइज्जती हुई। उस समय विपक्ष में जो था विंस्टन चर्चिल, विपक्ष का नेता कौन था? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में थे, प्रधानमंत्री भी बन गए। लोकतंत्र में तो यही होता है, आज विपक्ष में कल पक्ष में हो जाएंगे। राहुल गांधी अभी विपक्ष में, पता नहीं कभी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लोकतंत्र है, कभी भी मतलब हमारे आपके हाथ में है नहीं ये सब चीजें, वोट क्या चीज है आगे समझते हैं। चर्चिल किसको बोलने लगा? मैकडोनल्ड को। बड़का भारी प्रधान देश का नेता आया नहीं, किसकी बेइज्जती हो गई? किसकी बेइज्जती हो गई? कालासान। समझ में आ रहा है? गांधी को भेज। किसको भेज? गांधी। अगर गांधी नहीं आया तो तोरा नौकरी गया, वैसे भी तुम हमरे चमचा है। कहा कि सर हम भेजते हैं बुढ़ऊ को इंतजाम करा के। अभी तो कहा कि तुम ही कुछ गलती किया होगा, तो कहा कि सर जी एक आया था मार्च में हमारे पास 11 को लिस्ट लेकर, यही मान लीजिए, हम फाड़ के फेंक दिए थे उसको, भड़क गया, डांडी मार्च किया, उसके बाद से बवाल करके रखा हुआ है, कोई नहीं जा रहा है, उसी का सब बात मानते हैं। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने किसको कहा? इरविन को। सुन इरविन माँ, उसकी बात मानो और भेजो। कहाँ भेजो? इंग्लैंड। हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करने जा रहे हैं 1931 में, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करेंगे। हमको हर हाल में क्या चाहिए? गांधी जी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा नौकरी गया। अब महात्मा गांधी का पलड़ा भारी। इरविन फोन किया, सुनिए ना गांधी जी, गलती हो गया, हम आपकी ज्यादातर मांग मान लेंगे, 11 सूत्री मांगों में हम आपकी ज्यादातर मांग को मांग लेंगे। तो गांधी एवं इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहा, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इस समझौते में महात्मा गांधी और इरविन साथ बैठे थे। जब ये दोनों लोग साथ बैठ के समझौता कर रहे थे तो सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को 2 महात्मा कहा कि एगो इधर भी महात्मा, एगो इधर भी महात्मा। इन सब से जाते नहीं, इधरों महात्मा उधरों महात्मा। सबसे बड़का महात्मा तो इंग्लैंड में बैठल था, मैकडोनल्ड। तो 2 महात्मा, गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा था? इस समझौते में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सारे मांगों में एक ये भी मांग था कि लॉर्ड इरविन सभी कैदियों को क्या करेगा? रिहा करेगा, सभी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन इरविनवा गेम खेल दिया, उसने कहा ठीक है हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। अब बताइए, राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगा, ये वही समय है जब असेंबली में भगत सिंह ने क्या चलाया था? बम चलाया। यही समय है भगत सिंह ने क्या चला दिया था? बम चला। और 14 फरवरी 1931 जस्ट 1 महीना पहले फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी? भगत। तो गांधी जी को कहना चाहिए ना कि आप सारे कैदियों को क्या कीजिए? रिहा कीजिए। लेकिन इरविन ने क्या लिख के दे दिया? हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। अब आप बताइए, भगत सिंह कोई राजनीतिक कैदी थे? वो कैसे थे? उन पर आपराधिक मुकदमा लगा। गांधी की सरासर गलती थी, उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। लेकिन यह गलती केवल महात्मा गांधी की नहीं, क्योंकि उस समय सरदार पटेल भी थे और कराची अधिवेशन कर रहे थे। कांग्रेस की बागडोर सरदार पटेल के पास, वो भी कर सकते थे। मोतीलाल नेहरू बड़का भारी वकील थे, वो भी बता सकते थे। जवाहरलाल नेहरू भी बता सकते थे, जिन्ना भी बता सकते थे। अकेली जिम्मेदारी आप सब किस पर थोपेंगे? गांधी पर। लेकिन कुछ भी हो गया, गांधी जी अगर देश के नेता थे, अगर अच्छा होगा तो नाम आप ही का होगा और खराब होगा तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। वो अगर चाहते उस वक्त जिद पर अड़ जाते कि जब तक स्पष्ट रूप से आप भगत सिंह की फांसी को मतलब कारावास में नहीं बदल देते हैं, 5 साल 10 साल कारावास डाल दीजिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी को तो 6 साल कारावास हुआ था। तो आप जब तक कारावास में नहीं चेंज करेंगे या माफ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। यकीन मानिए उस समय मैकडोनल्ड हर बात मानने को रेडी हो जाता है, एकदम हर बात मानने को क्या था? रेडी। लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े फैसले को, इतने बड़े मौके को गंवा दिए। और उसके बाद 7 सितंबर 1931 को 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए।
किस जहाज से गए? SS राजपूताना, SS राजपूताना। 7 सितंबर 1931 किस जहाज से? SS राजपूताना, SS राजपूताना, याद रहेगा, SS राजपूताना नामक जहाज से गए। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, जहां उनकी बैठक होनी थी, वहां भी महात्मा गांधी आधे धोती पहन के गए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान लोग कहे थे कि खादी के कपड़े महंगे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर खादी के कपड़े महंगे हैं तो हम आज से आधा ही कपड़ा पहनेंगे, लेकिन स्वदेशी ही पहनेंगे। तो महात्मा गांधी आधे धोती पहन के कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड में गए तो उस समय प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ये स्वागत में पहुंचा वहां पर, और विपक्ष में विंस्टन चर्चिल। चर्चिलवा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने भी मन ही मन में कहा कि हम तो अर्धनग्न फकीर हैं, अपने देश से तुमको उघारे भेजेंगे हम। महात्मा गांधी जब बैठे कौन से सम्मेलन में? द्वितीय गोल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में बैठे तो महात्मा गांधी का दिमाग खसक गया। मैकडोनल्ड बड़ी खतरनाक प्लान में बैठा था। अंग्रेज अगले 50 साल की नीति लेके चल रहे थे, क्योंकि जो बीज उन्होंने 1909 में बोया था मुसलमानों को अलग क्षेत्र देकर, 1947 में वही क्या बन गया? पाकिस्तान। जो एरिया दिए थे वो क्या बन गया? पाकिस्तान। तो अंग्रेजों का प्लान बहुत अच्छे से था कि पहले किसी एरिया को किसी खास जाति के लिए रिजर्व कर लो, धीरे धीरे उस एरिया में उस जाति के लोग बढ़ जाएंगे, उसके बाद वो स्वतंत्र होने की मांग करेंगे, जब देश आजाद करने की बारी आएगी तो सोचा 4 टुकड़ा करके चल जाएंगे। तो महात्मा गांधी को बैठाया, कौन बैठाया? मैकडोनल्ड। कौन बैठाया? मैकडोनल्ड। लाइव में जिसका बफरिंग हो रहा है एक बार बैक होके आ जाएंगे। बफरिंग का राउंड टेबल था, बड़े सम्मेलन अक्सर राउंड टेबल पे होते हैं। राउंड टेबल था, गोल मेज था। आगे बढ़ जाए। अब महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि देखिए हम मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिए हैं, वैसे ही हम दलितों को अलग क्षेत्र देना चाहते हैं। महात्मा गांधी कहीं गिरे? चोट्टा कहीं का। 1909 में हम भारत में नहीं थे, वरना मुसलमानों को अलग क्षेत्र होने नहीं देते, तुम हमको सिखाए देश बना देंगे। तो महात्मा गांधी को भारत का फ्यूचर दिख गया था कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र है, कल को पाकिस्तान बनाएंगे, पता चला इन दलितों का अलग क्षेत्र है, ये अपना अलग देश बना देंगे। आगे जाके उसे जो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण सबको अलग अलग क्षेत्र देकर भारत का तो टुकड़ा करके रख देगा। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हैं। सारा इंग्लैंड का नेता था, गोल में सम्मेलन में चारों ओर बैठा था, सब हाँ हाँ करने लगा। सब व्हाट इज रॉन्ग इन दिस अमेंडमेंट? कहा एवरीथिंग इज रॉन्ग इन दिस अमेंडमेंट, आई डोंट फॉलो दिस अमेंडमेंट। कहा कि सब चीजें गलत है इसमें। महात्मा गांधी एक नंबर वकील थे, और उसमें महात्मा रेमजे मैकडोनल्ड समझाते रहा, गांधी जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। महात्मा गांधी पूरी तरह भड़क गए और गोल में सम्मेलन में उठ गए, कुर्सी फेंके चल दिया ऐसे धोती पहन के, चल। मैकडोनल्ड बेचारा देखते रह गया, अरे भाई बड़ा पिन का आदमी है, भाग गया। सॉरी बोला, कहा कि तुम कैसे झेलता है यार। यार यहाँ 2 दिन के लिए आया, तांडव मचा के चल गया आंदोलन। अब मैकडोनल्ड भड़का था, इरविन को फोन किया, ए इरविन डाल दे तो जेल में उकरा, छुट्टा सांड की तरह छोड़ना मत, सब खेत चढ़ जाएगा। इरविन उठा के महात्मा गांधी को कहां डाल दिया? जेल में, पूना के यरवदा जेल में, क्योंकि मुंबई में उतरे थे SS राजपूताना जहाज से, पकड़ के कहां डाल दिया? पूना के यरवदा जेल में। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में डाल दिया, कहा कि यहीं बैठ के सविनय अवज्ञा आंदोलन कीजिए। महात्मा गांधी कोई बात नहीं, दिस इज माई सेकंड होम। महात्मा गांधी बैठ गए कहां पर? जेल में। जेल में कोई दिक्कत नहीं होता आपको, जेल मतलब कोई दिक्कत नहीं होता जेल में, सारा दिक्कत सब पुलिस रिमांड पर होता है। जुडिशियल रिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 टाइम खाना मिलेगा, बतियाने को मिलेगा। इसमें कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? तृतीय गोल मेज, तृतीय गोल मेज सम्मेलन। और इसमें तीनों में गए थे भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय। क्या कांग्रेस पहला में भाग लिया? दूसरा में लिया? तीसरा में नहीं लिया? कांग्रेस ने केवल एक अधिवेशन में भाग लिया, कौन सा? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। भीमराव अंबेडकर किस में भाग लिए थे? हाँ, तीनों गोल में सम्मेलन, भीमराव अंबेडकर तीनों गोल। और तीसरे गोल में सम्मेलन में रेमजे मैकडोनल्ड ने वही काम कर दिया जिस बात का महात्मा गांधी को डर था। इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया, सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा कर दिया। कहा कि हम दलितों को भी एक अवार्ड देते हैं, उन्हें भी ये पुरस्कार के समान रहेगा, दलितों का भी क्या रहेगा? अलग क्षेत्र रह जाएगा। जैसे भारत है तो भारत का 8-9 को जिला घोषित, मान के 1-2 राज्य घोषित कर देगा कि इधर केवल चुनाव कौन लड़ेगा? दलित। मुखिया दलित, ब्लॉक प्रमुख दलित, वार्ड काउंसलर दलित, सरपंच दलित, डीएम दलित, सब दलित कर देंगे तो आने वाले समय में वो दूसरे को घुसने देगा। अंग्रेज उसमें फूट डालेंगे सब, धीरे धीरे उसको अलग राष्ट्र की मांग करा देंगे सब। अंग्रेजों की तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। अब महात्मा गांधी बकलोल थोड़ी थे, समझ गए। उन्होंने कह दिया कि सांप्रदायिक पांचांग, कौन सा? सांप्रदायिक पांचांग जो था, इसमें किसको अलग क्षेत्र दिया गया? हाँ, दलितों को, SC ST को क्या दिया गया? अलग क्षेत्र दे दिया गया, पृथक क्षेत्र दे दिया गया। महात्मा गांधी अंबेडकर को समझाते रह गए, रे अंबेडकर भाई बतिया मान ले, हम भी दलित विरोधी नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब कह रहे थे कि नहीं, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने पुणे में जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी को डर था कि हम ज्यादा अंबेडकर का विरोध कर देंगे तो दलित किसके खिलाफ हो जाएगा? गांधी जी।
और गांधी जी किसी को खिलाफ करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो विरोध में भी एक लिमिट भर रखते थे। तो महात्मा गांधी ने अम्बेडकर को फंसा दिया। अम्बेडकर महात्मा गांधी से कहते थे कि आप ज्यादा विरोध मत कीजिए, नहीं तो दलित आपके क्या हो जाएंगे खिलाफ। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब महात्मा गांधी कहे कि अम्बेडकर साहब, दलित तो आपके साथ है, अब भूख हड़ताल में हम मर गए तो बाकी सब आपके खिलाफ हो जाएगा, फिर आप अपना सोचिएगा। कहे अम्बेडकर का सोचा फंसा दिया आप रही। अब अम्बेडकर से क्या बोले, भूख हड़ताल पे बैठे मर आ जाएगा तो बाहर हमारा जितना ऊंच जात वाला है हमारा छोड़ेगा सब नहीं। और उस समय दलितों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। महात्मा गांधी फंसा दिए। अब भूख हड़ताल पे बैठ गए पुणे में। अब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग अम्बेडकर साहब से कहे अम्बेडकर साहब देखिए बवाल हो जाएगा, आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलिए। गांधी जी पागल थोड़े हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते, मर आ जाएगा तो फिर बड़ जात वाला नहीं छोड़ेगा आपको। कहा कि बात सही बोल रहे हो, बहुत खत्म आदमी है पूरा, हमरे सामने कूद के भागा था वो इंग्लैंड में, हमारा बात मानेगा वो। कहा कि देखिए कि ये वाला क्षेत्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये वाला एरिया किसके लिए रिजर्व कर देते हैं, दलितों के लिए। ये बताओ आगे आगे समय जाके ये अलग देश का मांग नहीं करने लगेगा सर। महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ जिसका नाम था पूना समझौता। कौन सा? पूना समझौता। इसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता या पूना पैक्ट। समझौता को क्या कहते हैं? पैक्ट। दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इस समझौते के तहत क्या सविनय आंदोलन खत्म हो गया या स्थगित हुआ? स्थगित करने के बाद वो कहां गए? गोलमेज सम्मेलन। कहां गए? गोलमेज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब बताइए 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर साहब के बीच में क्या हुआ? पूना। इस समझौते के मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बैठा के समझाएं, कुर्सी पे बैठाएं अंबेडकर साहब को, समझाएगी देख अंबेडकर आप एकदम सही कह रहे हैं, दलितों पर अत्याचार होता है, उनका विधानसभा में लोकसभा में अच्छा सीट होना चाहिए, लेकिन अलग क्षेत्र नहीं मांगिए। कहे तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपको SC ST के लिए कितना सीटें चाहिए? 71 सीट। अंग्रेज कितना दिए थे सब? 71। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए आप एक के जगह से 71 सीट मांग रहे हैं, अंग्रेजों के चाल में फंस रहे हैं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? दलितों को नाराज भी ना करें, अंबेडकर को मनवा भी ले और अंबेडकर और अंग्रेज में झगड़ो करवा दे। समझा गया? एक तीर से 4-5 को निशाना करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो अंग्रेज दलितों को कितना क्षेत्र दिए, हम तुमको देते हैं 148। अंबेडकर का एक नंबर, मां वो मैकडोनल्ड चोट्टा प्रधानमंत्री होकर 71 को दिया, आप 148 दे रहे हैं, धन्य है प्रभु आप। अंबेडकर और अंग्रेज के बीच में बवाल हो गया। अब कहें कि आपका शर्त क्या है? अगर यही बात था तो आप इंग्लैंड में बांध लेते, कूद के भाग गए कुर्सी छोड़ के। अगर आप दलितों के इतने समर्थक थे तो कहे देखो हम दलितों के समर्थक हैं। हम किसके समर्थक हैं? दलितों के समर्थक हैं, लेकिन हम फ्यूचर भी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हम फ्यूचर देख रहे हैं, कल को ये अलग ना हो जाए। एक काम करो, तुमको हम ये अंग्रेजवा क्या कर रहा था? 71 दे रहा था एक की जगह, हम दे रहे हैं 78, 148, लेकिन तुमको अलग अलग जगहों से देंगे। एगो यहाँ ले लो, 2 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, टोटल अलग अलग जगहों पे ले लो। एगो जिला तुम ले लो, ऐसे ऐसे करके टोटल अलग अलग जगहों से कितना ले लो? 148। ये बताइए अलग अलग आप 148 भी ले लेंगे, कल को आप देश के लिए मांग कर सकते हैं और समाज में भी दरार पड़ेगी नहीं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। दरार कब पड़ती है? आप कभी भी देखिएगा ऐसे जगह पे हमेशा दंगे फसाद या दरार जहां होती है जहां किसी एक कम्युनिटी की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए, समझा गया कि नहीं? और जस्ट उसके पास एक ऐसी कम्युनिटी हो जाए जहां दूसरी कम्युनिटी की अधिकता हो जाए, समझा गया कि नहीं? आप कभी नहीं देखेंगे जहां मिला जुला रहेगा या जहां बिजनेस अच्छा रहेगा, सब अपने बिजनेस बचाते रहेंगे। और कभी भी लड़ाई में दंगे फसाद ने आरक्षण दिया कि नहीं दलितों को? अंग्रेजों ने आरक्षण दिया कि नहीं दिया? दोनों ने दिया। इन्होंने क्या दिया? आरक्षण। अंग्रेज क्या दिए? आरक्षण। गांधी जी भी क्या दिए? आरक्षण। लेकिन ज्यादा आरक्षण किसका? गांधी जी। ये ससुरा कह रहे थे सब पृथक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? पृथक क्षेत्र। अब महात्मा गांधी कहते थे संयुक्त क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? संयुक्त क्षेत्र। बताइए जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, चौथा गोलमेज सम्मेलन तीसरा, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी, तो उसने दिया आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र। जबकि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, पूना समझौता, इसमें आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र, आरक्षण सहित संयुक्त। क्या महात्मा गांधी दलित विरोधी थे? अब दूसरी बात हम आपसे पूछते हैं, क्या भीमराव अंबेडकर भारत विरोधी थे? वो दिल के साफ थे, ठीक है, वो अंग्रेजों की चाल नहीं समझ पाए थे। लेकिन पूना में जब जेल में दोनों के बीच समझौता हुआ तो दोनों इस बात को समझ गए। अब आप कहेंगे ये बतिया तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां भी बोल सकते थे, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे के एरिया में ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, तो इसलिए महात्मा गांधी कूद के भाग आए। 1932 में जब समझौता हो गया तो महात्मा गांधी दलितों को बुलाए और कहे कि समझो, तुमको कौन दलित कहता है? अंबेडकर साहब, समाज, उन लोग को कुछ पता नहीं, तुम भगवान के लोग हो, स्पेशल लोग। भगवान का मतलब था हरि, लोग मतलब था जन। क्या तुम हरिजन है? क्या कहे? हरिजन हो। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, भगवान द्वारा भेजे गए लोग हो तुम।
अगर हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हम ऊंचे जात वालों को पुण्य मिलेगा, तो तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अतः उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। क्या बनाया? हरिजन सेवक संघ। और वहां पे महात्मा गांधी ने कहा हरिजनों की इज्जत करो। और महात्मा गांधी मीटिंग में लोगों को समझाते थे कि आप हरिजनों के साथ, दलितों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अंग्रेज जहर घोल चुके हैं मुसलमान और हिंदू में। आप अगर यही करते रह जाएंगे तो दलितों में भी यही समाज, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप समझिए, दलितों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अलग मीटिंग में करते थे। और इस मीटिंग के लोग जब जाते थे तो कहीं दलित जा रहा है सब्जी खरीद, लोग कहते थे आप हरिजन है, हम हरिजन सेवक संघ से लाइए सब्जी पहुंचा देते, चलिए चल चल चल। लोगों ने कहा कि अरे यार, हम लोग इतना इज्जत तो सपना में नहीं सोचे थे। जो समाज हमारी महिलाओं को स्तन ढकने के लिए मूला कर्म लेता था, हमको मंदिर के आगे से जाने नहीं दिया जाता था, उस समाज को महात्मा गांधी दूसरे से सेवा करा रहे। धन्य है प्रभु, देवता हैं आप। सारा दलित अंबेडकर साहब को छोड़ के किधर चल गया? महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बुलाया, क्या हाल है जी अंबेडकर जी? गुजराती से पंगा। और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या था? मतभेद था। लेकिन व्यक्तिगत रूप से खुद महात्मा गांधी ने अंबेडकर साहब को कहा था कि देश की आजादी में देश को हमारी जरूरत थी, लेकिन देश के संविधान निर्माण में गांधी की नहीं, अंबेडकर की जरूरत है। आप इसकी कमान संभालो यार। उस समय इतनी ईमानदारी थी लोगों, बहुत दोनों में। देखिए, वैचारिक मतभेद होते हैं और बड़े और पढ़े लिखे लोग अपने मतभेद, अपने विचारों से नहीं हटते। इतना सब होने के बावजूद भी महात्मा गांधी कहें कि संविधान में पंचायतों को अलग जगह मिलना चाहिए। अब भीमराव अंबेडकर कहे कि हम गांव में रख के देखें, सब पैसा मुखिया लूट लेगा, नहीं रहना चाहिए। महात्मा गांधी कहे कि रहना चाहिए। कहे बुढ़ऊ तू कितना दिन मतलब ऐसा नहीं, मतलब विवाद हो गया। तू कह रहे रहना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था भारत गांव का देश है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हकीकत में भी है, भारत कैसा देश है? गांव का। मोदी जी स्मार्ट सिटी आपको गांधी जी के यहां तक पढ़ा दिए हैं। आप भी अपने मन से जरा सोच के देखिए कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आए, जब भारत में हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की नींव रखी जा रही थी 1909 में, मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देके, क्या उस समय गांधी रहते तो ये होने देते? नहीं होने देते यहाँ। और किस तरह से लोग कह देते हैं कि विभाजन उसने करा दिया। अरे उसने तो अपना इतना रईस होने के बावजूद पूरा जिंदगी आधी धोती पे बिता दी। आज भी नहीं देखेंगे कि उनके खानदान का कोई पलनिया नेता होता हो गया। नेहरू का तो पूरा खानदान आज ले है कि नहीं? आप में इरविन बहुत हद तक सोचा कि इनको कैंसिल करा के कहां भेजते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड में लेमचूस दिखाया, मैकडोनल्ड, लाठी दिखा दिए गांधी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खुद कुर्सी छड़प के वहां भाग गए, वापस मुंबई, जेल में डाल दिया। दलितों से लड़ाने की कोशिश किया, क्या सफल हो पाया? नहीं सफल हो पाया। किसी को कोई दिक्कत है? गांधी, अच्छा ये बताइए, गांधी और अंबेडकर साहब दोनों में आप गलत किसी को नहीं कह सकते। सबकी अलग अलग जगह पे समझ थी। महालीग के बारे में पढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में दो लोगों के द्वारा हुई। कौन कौन बहु? मुस्लिम लीग स्थापना बोलिए 1906। किसने किया था? आगा खान और सलीमुल्लाह खान। मुख्य रूप से आगा खान थे। मुख्य रूप से इसके संस्थापक कौन थे? आगम। बताइए, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। और मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वहां कहेगा तो अली बंधु, वहां कहेगा तो अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। और यहाँ कहेगा तो आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान। यहाँ दो लोग खान बंधु। यहाँ कौन बंधु हो जाएंगे? खान बंधु। तो इसके संस्थापक कौन? आगा खान, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान, इन लोग संस्थापक थे। जब इसकी स्थापना हुई तो लॉर्ड कर्जन जा चुका था, क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1905 में क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया था। समझ में आ गया कि नहीं? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के बाद आया था मिंटो द्वितीय। कितना कौन आया था? मिंटो द्वितीय। इसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता था। इसे इस बात को भली भांति पता था कि हिंदू मुसलमान अगर लड़ना छोड़ दिया तो पढ़ने पे आ जाएगा, पढ़ने लगेगा, आपस में एक रहेगा, दोनों मिलजुल के बिजनेस करेंगे, सब चलेगा। जो काम पहले अंग्रेज करते थे आज वही काम नेता करते थे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई केवल हिंदू मुसलमान की है। जहां हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा वहां जात की लड़ाई चलेगी। हम ऊंचे जात के, तुम नीचे जात के। अभी भी आपसे ये मानसिकता इनकी नहीं समझ पाए हैं, न कराए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गया था। अंग्रेजों ने मुसलमानों को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो मुसलमानों को भी कहना चाहिए कि हम विकलांग थोड़े हैं, तुम्हारी साथ की जरूरत है, हमको अपना खुद विकास कर लेंगे, तुमको नहीं जरूरत है तुम्हारी हमको। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम लीग ने 1909 में क्या मांगा? पृथक क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरल, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र।
कहा कि जहां जहां मुसलमान ज्यादा हैं उस एरिया को सेपरेट इलेक्टोरल एरिया आप क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कीजिए। तो जहां आज पाकिस्तान है वहां पहले भी मुस्लिम ज्यादा थे, जहां बांग्लादेश है वहां पहले भी मुस्लिम ज्यादा थे, वो एरिया रिजर्व कर दिया गया किसके लिए, मुसलमानों के लिए। इसका कांग्रेस ने विरोध किया था, इसका कांग्रेस ने क्या किया था, विरोध किया था। सेम कंडीशन महात्मा गांधी के सामने भी अंग्रेजों ने रखा था। किस मामले पे लेकर, दलितों को लेकर। महात्मा गांधी कूद के भाग गए थे कि नहीं, आप ही बताइए, अच्छा किए थे कि नहीं किए थे, बहुत अच्छा किए थे, नहीं तो बेचारा क्या करिए, बीच में कांग्रेस और किसमें लीग, कांग्रेस और लीग, लीग मतलब मुस्लिम लीग, इन दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। अब लीग का अलग विचारधारा, यह मुसलमानों के लिए, कांग्रेस की अलग विचारधारा। कांग्रेस पर कभी भी हिंदुत्व हावी नहीं हुआ, शुरुआत से लेकर आज तक में कांग्रेस के ऊपर हिंदुत्व हावी नहीं हुआ। वही मुस्लिम लीग पे देखेंगे तो शुरुआत से लेकर आज तक में पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग पार्टी है उस सब पे आज भी क्या हावी है, इस्लाम हावी। तो ये कांग्रेस वाले समझदार थे सब इस पे। 16 में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे, अंबिका चंद मजूमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग, कौन हो गया, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का कहना था कि अगर तुम पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान लेते हो तो हम क्या हो जाएंगे, समझौता तुमसे कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग का समझौता किससे हो गया, कांग्रेस से। किससे हो गया, कांग्रेस से। और इसी बीच कांग्रेस में भी दो फूट पड़ी हुई थी, गरम दल और नरम दल, ये दोनों एक हो गए इसी में। तो यहाँ एक्चुअली में मुस्लिम लीग भी किससे एक हो गया, कांग्रेस से। मुस्लिम लीग और कांग्रेस से एक हो गए। और कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी गरम दल नरम दल, वो भी क्या हो गई, एक हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो मुस्लिम लीग आ चुकी है। अंग्रेज जानते, धीरे धीरे अंग्रेज हर मामले पर मुसलमानों को कहते थे, देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारा अपना देश रहता तो नहीं ना होता। मान के चलो आज तुम कांग्रेस से पूछने जाते हो या हमसे पूछने जाते हो, तुम्हारा अपना रहता तो नहीं ना पूछना पड़ता। लोगों ने कहा सही बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है यहाँ पर। तो इसमें जिन्ना एकदम आगे आगे कूद रहे थे। 1940 मतलब 40 तक तो इन लोगों ने पूरा मांगे कर दिया था। अब देखिए साइमन कमीशन आया, क्या आया, साइमन कमीशन। तो 1927 में क्या आया बाबू, साइमन कमीशन। 1927 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का समर्थन, साइमन कमीशन का समर्थन जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने किया था। साइमन कमीशन के जवाब में भारत से दो प्रस्ताव दिए गए थे। कांग्रेस ने दिया था नेहरू रिपोर्ट, जबकि साइमन कमीशन के जवाब में लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, कौन सा फार्मूला, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। किसने दिया था, हाँ, मुस्लिम लीग ने दिया था। लेकिन क्या साइमन कमीशन इसे माना, नहीं माना। साइमन कमीशन ने इसे नहीं माना। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया और इस रिपोर्ट को 1930 में प्रस्तुत किया गया था। किसके रिपोर्ट को, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से पारित हुआ क्या चीज, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। और इसी आधार पर भारत में पहली बार 1937 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ। क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ था। क्या हुआ था, प्रांतीय चुनाव। अब इस चुनाव में दो सबसे बड़ी पार्टी थी, एक का नाम था कांग्रेस, दूसरे का नाम था मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब 1937 के चुनाव में, 1937 के चुनाव में प्रांतीय चुनाव में, 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ, दोनों पार्टियां चुनाव में लड़ी। और इस चुनाव में मुस्लिम लीग को लग रहा था कि बहुमत उसकी आएगी, क्योंकि भारत में तो मुस्लिम भी हैं बहुत ज्यादा, आज भी है, पहले भी थे। लेकिन भारत के मुस्लिमों ने किसको वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा था कि भाई मुस्लिम लीग नाम रख देने से ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप मुसलमानों के लिए। कांग्रेस जो थी 8 राज्यों में जीत गई। कांग्रेस कितने राज्यों में जीत गई, और जो मुस्लिम लीग थी वो केवल 2 राज्यों में जीती। 8 राज्यों में सरकार बनी कांग्रेस की, 2 राज्यों में सरकार बनी मुस्लिम लीग। और ये दोनों राज्य वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में थे। तो मुस्लिम लीग की सरकार कहां बनी, पंजाब में। पाकिस्तान में भी क्या है, पंजाब। उसके पंजाब की राजधानी लाहौर, और एक और प्रांत है सिंध, कराची राजधानी, सिंध प्रांत। तो सबसे बेहतरीन राज्य यही 2 है सब। पाकिस्तान के 4 राज्यों में सबसे आगे डेवलप राज्य सिंध और पंजाब। इन्हीं 2 जगह किसकी सरकार बनी, मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग फंस गया, क्योंकि अंग्रेज 1937 के अधिनियम में कहे थे कि आपको जो प्रांतीय विधानसभा से उसको प्रस्ताव को पारित कराइए, हम उस बात को मानने में क्या करेंगे, आपको पहले प्रेफरेंस देंगे। अब बताइए, प्रांतीय विधानसभा में कोई भी मुद्दा पहुंचेगा तो 8 राज्यों में किसकी सरकार है, कांग्रेस की। 2 राज्यों में किसकी सरकार, मुस्लिम। यहाँ मुस्लिम लीग का दाव उल्टा पड़ गया, लोग मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। आगे बढ़ जाए। अंग्रेजों ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध करा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939। तो अंग्रेजों ने 22 दिसंबर, कब चीज, 22 दिसंबर 1939 को
यह घोषणा कर दिया कि भारत के 3 लाख फौजी, भारत के 3 लाख फौजी, भारत के 3 लाख सैनिक किसके साथ युद्ध लड़ेंगे? ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़ेंगे। ना ही उन सैनिकों के परिवार से पूछा गया, ना ही कांग्रेस से पूछा गया, ना ही भारत को सूचना दिया गया। घोषणा कर दिया गया कि भारतीय सैनिक किसकी ओर से लड़ेंगे? ब्रिटेन। अब भारत के सैनिक पूछ रहे थे सब कांग्रेस से, आपने इस प्रस्ताव को माना है? कांग्रेस का हम लोग से पूछबे नहीं कि सरकार बना के बैठे हैं आप। कांग्रेस के लोग खासा नाराज थे और कांग्रेस अपने 8 राज्यों में से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। कितने तारीख को त्यागपत्र दिया? 22 दिसंबर 1947 तो इस दिन कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र। जैसे 3 लाख सेना की घोषणा किसने किया? अंग्रेजों ने किया। इस घोषणा के बाद इस तारीख को कांग्रेस ने क्या दे दिया? कांग्रेस ने दे दिया त्यागपत्र। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कहा कि हम सरकार बनाने आए हैं देश की भलाई के लिए, अपने जेब में पैसा भरने के लिए नहीं, हम ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। 8 के 8 राज्यों से कांग्रेस ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। कितने तारीख को? सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो मुस्लिम लीग को, जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई थी, अब उसकी हालत बुलडॉग की तरह हो गई, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक हो गया वहां पे। तो मुस्लिम लीग ने इसी तारीख को मुक्ति दिवस मनाया था। किससे क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। अब आप इन गधों की आप मेंटेलिटी सोच सकते हैं। भारत चाहता था कि देश आजाद हो, तो आजादी अंग्रेजों से चाहिए, मुक्ति अंग्रेजों से चाहिए। लेकिन इन घोंचुओं को मुक्ति किससे चाहिए था? कांग्रेस से। और इन्होंने जश्न मनाया मुक्ति दिवस। आज हमें कांग्रेस से क्या मिल गई? मुक्ति। क्योंकि इनके अब्बा तो ब्रिटेन में बैठे थे। इन चोट्टों को शुरू से ही चमचागिरी की आदत है। इन्हें अपना कुर्सी प्यारा है, न कि इनका देश। करप्शन हमारे यहाँ भी है, करप्शन वहां